द्वितीय दिवस की संध्या पर आज की प्रस्तुति है राजीव वर्मा द्वारा निर्देशित चौथी सिगरेट। इसे मंच पर प्रस्तुत करेंगे भोपाल थिएटर्स के कलाकार। योगेश त्रिपाठी द्वारा लिखित इस प्रस्तुति में प्रकाश परिकल्पना की है कमल जैन ने और इसे संगीत से संवारा है मॉरिस लाजरस ने। पात्र परिचय आपको प्रस्तुति के उपरांत निर्देशक द्वारा स्वयं कराया जाएगा, लेकिन निर्देशक के बारे में दो शब्द हम आपसे साझा करना चाहेंगे। वास्तुविद, नगर नियोजक एवं स्वर्गीय व कारंत से रंग कर्म की विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षित राजीव वर्मा ने अपनी रंग यात्रा अपने ही गांव की रामलीला से वानर सेना से की थी, जो स्कूल कॉलेज के रंगमंच से होते हुए आज भी निरंतर जारी है। प्रस्तुति आरंभ हो इसके पूर्व एक विनम्र अनुरोध हम आपसे करना चाहेंगे। यदि आपके पास मोबाइल फोन हैं तो उन्हें स्विच ऑफ कर दें या फिर वाइब्रेशन मोड पर रख लें, और यदि बच्चे आपके सानिध्य में हैं तो उन्हें अनुशासित रखें। तो लीजिए, प्रस्तुत है राजीव वर्मा द्वारा निर्देशित नाटक चौथी सिगरेट। नमस्कार। भोपाल थिएटर्स प्रस्तुत करता है नाटक चौथी सिगरेट। एक लेखक की इच्छा होती है कि उसका लिखा हुआ पढ़ा जाए, लोग उस पर चर्चा करें, टीका टिप्पणी करें, नुक्ताचीनी करें, उसके विचारों को जानें। पाठक सहमत हो या ना, पर उन तक अपनी बात पहुंचाना ही उसका उद्देश्य होता है। लेकिन लेखन को पाठक तक पहुंचने से पहले एक व्यवस्था यानी सिस्टम से गुजरना होता है। यह ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण कई बार श्रेष्ठ रचनाएं पाठकों तक पहुंच ही नहीं पाती या फिर छद्म नामों से पहुंचती हैं। हमारा समाज साहित्यकारों से अत्यधिक नैतिकता की अपेक्षा रखता है और साथ ही साथ वो पूंजीपतियों को एक तरह का खलनायक समझता है। दोनों ही धारणाओं पर अलग अलग दृष्टिकोण से सार्थक बहस और विमर्श की आवश्यकता को दर्शाता है नाटक चौथी सिगरेट। तो लीजिए, पेश है योगेश त्रिपाठी का लिखा हुआ और राजीव वर्मा द्वारा निर्देशित नाटक चौथी सिगरेट। पैसा पैसा पैसा, मर रहे हैं लोग पैसे के पीछे, मार रहे हैं एक दूसरे को। आखिर कितना पैसा चाहिए एक इंसान को? क्या पैसा कमाना ही उनकी जिंदगी का मकसद है? पैसा कमाने की फितरत में ये क्यों नहीं सोचता कि ऐसा करके वो किसी के साथ नाइंसाफी कर रहा है? हर आदमी अमीर बनना चाहता है, ठीक है। किसी गरीब के मन में ये बात आए तो जायज है, पर अमीरों के मन में भी यही फितरत। और सबसे ज्यादा गड़बड़ तो है मिडिल क्लास। वो अमीर बनना चाहता है पर हैसियत है नहीं, इसलिए वो दिखावा करता है, लोन लेकर महंगी कारें खरीदता है, पैसे बचाने के लिए ब्रांडेड कपड़े खरीदता है, अपर क्लास में सफर करता है, वीकेंड्स पे महंगे रेस्टोरेंट में जाना और न जाने क्या क्या। और यहीं से उसकी परेशानी हो जाती है, उसका सुख चैन होने लगता है गायब, और ज्यादा कमाई के चक्कर में हो जाता है भ्रष्ट। धीरे धीरे वो कुचक्र में फंसने लगता है जिससे वो चाहकर भी कभी बाहर नहीं निकलता। क्यों करता है ऐसा? क्यों चक्कर में पड़ता है झूठी शान शौकत के? मेरा मानना है कि जब एक बहुत बड़ा वर्ग पथभ्रष्ट होता है तो इसके पीछे कोई निजी कारण नहीं होता। कहीं ना कहीं सिस्टम यानी व्यवस्था की ही गड़बड़ी होती है, जिसकी तहकीकात बहुत जरूरी है।
वह हमेशा से लिखता है कि पूंजीवाद सिर्फ ऊंची ऊंची फैक्ट्रियों में नहीं, महंगी महंगी गाड़ियों में ही नहीं, बड़ी बड़ी कोठियों में ही नहीं, बल्कि पाइपों के अंदर रहने वाले लोगों पर भी असर करता है। दरअसल पूंजीवाद एक ऐसा कीड़ा है जो सबको काटता है, किसी को नहीं छोड़ता। अभी भी वक्त है जब इस खतरनाक कीड़े का समूल नाश कर दिया जाए, वरना वो दिन दूर नहीं जब पता नहीं उस दिन मानवता का क्या होगा। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नहीं लिख सकता अब और नहीं लिख सकता। कहीं से निमंत्रण आना, समझो मुसीबत ही आना। अरे नहीं नहीं माँ, इसे मत पहनो। यही पहन के तुम अशोक दा की शादी में गई थी। ये पहनी थी क्या? हाँ और क्या, यही तो पहना था। अरे मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता। अब तू ही बता मैं क्या पहनूं? माँ मैं तो अपने लिए परेशान हूँ, मैं क्या पहनूं। और आपने कितने दिनों से हम लोग के लिए नए कपड़े नहीं खरीदे हैं। ये ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल। अरे कोई मेरी भी सुनेगा। मैं ये पहनूं या ये? अरे ठीक तो है ये पहनी हो। अच्छा, निकी दी की शादी में नहीं पहनी थी मैं ये। 1 साल हो गया उसकी शादी को, किसे याद रहेगा तूने क्या पहना था? वाह वाह वाह, फोटो नहीं खींचती? कोई फायदा नहीं अमिया, चुपचाप पहन ले। कैसे पहन लूं? अच्छा ये बता, मैं तेरा ये वाला सूट पहन लूं? तो इसे नहीं पहचान जाएंगे लोग फोटो में। तो मैं क्या करूं? माँ, अब हम लोग को नए कपड़े कब दिलाओगी? बेटे थोड़े पैसे आ जाए फिर दिला देंगे। ये निमेश कहाँ है? क्या चल रहा है कि नहीं? नहीं, बाहर तक छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास भी नए कपड़े नहीं है। यानी तुम लोग हर शादी में नए कपड़े पहनोगे? हाँ तब तो हो गया कबाड़ा। तुम्हारे पापा की इतनी कमाई नहीं है। ओके ओके माँ, भाषण मत दो। भाषण नहीं दे रही हूँ। चलना है तो चलो वरना मत जाओ, मैं अकेली चली जाऊंगी। चल अमिया तैयार होते आ जा। अब जाओ, खड़ी क्यों? अरे जाओ, सीधी चलो, पहले पटो। ये क्या कर रही हो? सीधी चलो, नौटंकी कहीं की। अनिमेश, अरे ओ अनिमेश, मोबाइल छोड़ इधर सुन। उसका भरोसा मत करना माँ, हम ऑटो लेके चले जाएंगे। अरे बेटा वो सब तो ठीक है लेकिन रात हो जाएगी ना। अनिमेश, अरे ओ अनिमेश। अरे क्या है माँ, क्यों इतना चीख रही हो? क्या हुआ? तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? अरे किस लिए? हेलो, प्रफुल्ला के बेटे की शादी है, कुछ याद भी है? तो मुझे क्या तैयार होना, मेरी तो नहीं है ना। सॉरी सॉरी माँ, मेरा मतलब है कि शादी तो प्रफुल्लदा के बेटे की है, तो मैं क्यों तैयार हूँ? मेरी तो शादी नहीं है ना। उस दिन तो हमें नए कपड़े मिलेंगे ना माँ। उम्मीद मत कर, क्योंकि वो दिन कभी आने वाला ही नहीं है। माँ ये सब क्या है माँ? क्या मतलब सब लोग जिसके मन में आएगा वो बोलेगा क्या कि मेरी शादी होने ही नहीं वाली कभी? किसकी शादी हो रही भाई? अरे इस घर में तो किसी की भी नहीं होने वाली। अरे तूने दुकान नहीं खोली अभी तक? दुकान के अलावा भी कई मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए। अरे दुकान ना हो गई जिंदगी हो गई। जा रहा हूँ। हाँ जा। अनिमेश कुछ भी बोलता है? हाँ कमाल है, क्या करेगा ये लड़का? सुबह 9 बजे दुकान खुल जानी चाहिए, अभी 10:30 बज रहे हैं और ये साहबजादे घर पे बैठे हुए। हाँ तो कौन सी लाइन लग जाती वहाँ ग्राहकों की? अरे लाइन लगे या न लगे शारदा, दुकान हो या ऑफिस समय पर खुलना चाहिए। मैंने रोक लिया था उसे। हाँ। और तुम कहाँ थे अभी तक? अरे गया था जरा अपनी डाक लेने के लिए, वो डाकिए को खोजते खोजते रामकिशन बाड़े तक जाना पड़ा। इतने भी क्या जल्दी थी? पहले जाती ना डाक। आप भी चल रहे पापा? कहाँ भाई? हेलो, प्रफुल्ला के यहाँ आज ही शादी है, उसी के लिए तैयार हुई हूँ। अरे आज ही शादी है क्या? देखो नहीं जाना है तो मत जाओ, हम लोग जा रहे हैं, रात को देर हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, जाना कैसे नहीं भाई, बिल्कुल जाना, पूरे परिवार को बुलाया उसने, लेकिन मैं शाम को जा पाऊंगा शारदा। हाँ मुझे दिन में दैनिक भास्कर के लिए एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखना है, बहुत अर्जेंट में है, लेकिन तुम लोग लंच के लिए मेरी फिक्र मत करना। मैं हाँ खिचड़ी खा लेना हाँ वही तो कहने वाला था। बनाकर। हाँ बनाकर। मैं बता दूं पापा? हाँ ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा तब तक ठंडी नहीं हो जाएगी क्या? हाँ। ये तो और भी अच्छी बात है। मैं देख के आती हूँ अमिया तैयार हुई कि नहीं। अमिया कैसी लग रही हूँ मैं? कैसी लग रही? फब रही हो उम्र को देखते हुए। मेरी उम्र मत देखो, कुछ करो। हैं? कैसे चलेगा घर इस तरह? अरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी फरमाइशें बढ़ते जा रही है। 2 साल हो गए किसी को नए कपड़े नहीं दिलाए।
अरे वाह, 2000 का चेक। अरे 2-2 हजार से क्या होगा, हमें बड़े पैसे की जरूरत है। खाने पीने में सब खर्च हो जाता है। कि घर पुराना हो गया है, बेटियों की शादी करनी है, अनिमेश की पढ़ाई, सब कुछ तो रुका हुआ है। मैं अब आगे नहीं पढ़ने वाला, मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, अरे तू फिर आ गया? अरे चाबी भूल गया था भैया। ये क्या बोलता है लड़का है? तो क्या सारी जिंदगी परचून की दुकान पर बैठेगा? अरे मेरा बस चले ना माँ, तो मैं एक भी दिन ना बैठूं, मगर क्या करूं, पूंजी है नहीं, नौकरी है नहीं, घर बैठो तो ताने सुनो। इससे तो अच्छा है मैं जाके दुकान पर ही बैठूं। कोई भी काम छोटा नहीं होता, मन से करो तो सब अच्छा लगेगा। तो जरा मुझे ये भी बता दीजिए कि मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई क्यों की? ये दुकान पे बैठने के लिए? अरे तो किसने कहा था तुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर? अरे मेरा निर्णय था। क्या मैं खुद फैसला नहीं ले सकता कि मुझे क्या पढ़ना और क्या नहीं? तो इंजीनियरिंग पढ़ लिया ना अब? अरे तो अब क्या, अब मुझे काम तो मिलना चाहिए ना। मैं कर रहा हूँ परचूनी की दुकान, बताइए मेरा मन लगेगा क्या? जा जा दुकान खोल। जा रहा हूँ। सुन, एक ऑटो बुला लेना और भाड़ा तय कर लेना। ये बाद में चिक चिक नहीं चाहिए मुझे। अब कृपया मुझे ये भी बता दीजिए कि मैं पहले कौन सा काम करूं? ऑटो लाऊं या तो ऑटो? तो ऑटो लाऊंगा, ऑटो। जब बुरा वक्त चल रहा हो तो घर के हर सदस्य को आपस में सहयोग करना चाहिए। अच्छा, बुरा वक्त कब नहीं था? जब से आई तब से यही सुन रही हूँ। तो गलत चुनाव कर लिया ना तुमने, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इसकी सजा तो तुम्हें जिंदगी भर भुगतना ही है। मेरी बात छोड़ो, कुछ करो। बहुत ही मुश्किल हो रही है। अरे बेटियों की शादी नहीं हुई ना तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये जरा हमारा कठिन वक्त चल रहा है, ये वक्त बीत जाने दो, सब अपने आप ठीक हो जाए। अच्छा, कैसे ठीक हो जाएगा? कहाँ से ठीक हो जाएगा? कोई लॉटरी खुलने वाली है क्या? अरे मैं कहती हूँ तुम दोनों बैठकर कुछ सोचो। अब कुछ नहीं तो हम ये घर ही बेच देते और चले जाएंगे कहीं दूर, झोपड़ी में रह लेंगे। कम से कम एक पूंजी तो हो जाएगी। अनिमेश कुछ तो कर पाएगा। भाषण बंद करो पहले। तुम्हें 1000 बार काम है ना कि पूंजी और पूंजीवाद। मुझे चिढ़ है इन दोनों शब्दों से। तुम्हारे चिढ़ने से समस्या दूर नहीं हो जाएगी। तुम अपनी चिढ़ अपने पास रखो और समस्या का निदान सोचो। अरे ये लड़कियां तैयार हुई कि नहीं? समझ में नहीं आता क्या करूं। सोचता हूँ कोई छोटी मोटी नौकरी कर डालूं, कुछ तो बंदी बंदाई रकम हर महीने घर आ पाएगी। सुनो, मैंने शुभ्रदा से बात की है, उन्होंने कहा है कि वो मुझे अकाउंटेंसी सिखा देंगे और 4-6 दुकानें भी पकड़वा देंगे। एक सहारा हो जाएगा। देखो, तुम अपने मन का काम ढूंढो जो तुम अब तक करते आ गए। शारदा, इस काम में पैसा कहाँ है? अच्छा, तुम्हें किसी अखबार में संपादक की नौकरी नहीं मिल सकती है? मिल क्यों नहीं सकती? एक संपादक की सारी काबिलियतें हैं मुझ में। लेकिन तुम जानती हो शारदा, जीवन में मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया मैंने आज तक, और अब इस उम्र में किसी के सामने हाथ फैला भी नहीं सकता। हाँ, अपने आप कहीं से कोई प्रस्ताव आ जाए तो देख सकते। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तुम ना ज्यादा मत सोचना, हम लोग जा रहे हैं, तुम अपना काम करो, ठीक है? हम तैयार हो गए। वाह, कैसे लग रहे हैं पापा? कैसा लग रहा है? अरे वाह, क्या बात। सुनो, नेक में कितना देना है? 101 दे देना। 101? फिलहाल 100 की कीमत ही क्या है? नहीं, हमें कम से कम 500 रुपए तो देना कमाल ही। करती है शारदा तुम, ये तो खाली शगुन है। चाय जितना मेरा जो मन पड़ेगा मैं वही दूंगी। ऑटो आ गया। 200 रुपए लेगा? 200 रुपए? हाँ। लौटा दे, लौटा दे। बस से चले आओ तुम लोग। हाँ, लग्जरियस लाइफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। भाई मैं तो जा रहा हूँ दुकान खोलने, क्योंकि मुझे तो दुकान पे जरूरी काम है। हाँ, जा तू। सुन, रात हो जाएगी तो हमें लेने आ जाना। आ जाऊंगा माँ, अगर दुकान पर ग्राहकों की भीड़ नहीं हुई तो। मैं जा रहा हूँ। चलो माँ, ऑटो आ गया। बाय पापा, बहुत जल्दी आओ। पापा दरवाजा बंद कर बाय देना। बाय। अरे चल, सुनो, खिचड़ी बनाकर खा ले। हाँ, खा लो। बिना खाए मत। हाँ, हाँ। अरे चल रही बेटा, गिर जाओगी। जब चारों ओर से मुसीबतों की बौछारें हो रही, हवाओं के थपेड़े लग रहे, सूरज की चिलचिला की धूप जब जला डालने को तैयार बैठी हो, तो बस मां की गोद में छुप जाने का मन करता है। लेखन भी तो मां की गोद ही है। कौन है? अंदर आ सकता हूँ? हाँ आइए, दरवाजा खुला ही। मैं एक्चुअली
आपको देखकर लगता है कि मैं आपसे पहले मिल चुका हूं। क्या आपने प्रेसिडेंसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया? जी 76 में? जी हाँ, 76 में। क्या वही है जिसके लेख अखबार में छपते हैं? जी हाँ, मैं वही हूँ। ओह, तो मैं देश के मशहूर लेखक वीरेश्वर सेन गुप्ता से मिल रहा हूँ। जी, मैं ही वीरेश्वर सेनगुप्ता हूँ। Very glad to meet you. Thank you. मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। अक्सर आपकी कॉलम अखबारों में देखता हूँ। और आप? मैं पहचानिए मुझे? क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? हाँ, हम लोग अक्सर मिलते थे छुट्टियों को छोड़। माफ कीजिएगा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। क्यों पहचानेंगे भाई, इतने बड़े आदमी जो हो गए हैं। माफ कीजिएगा, मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ। हाँ, बूढ़ा जरूर हो गया हूँ। अब आप ही बता दीजिए। वीरेश्वर सेन गुप्ता मुझे कैसे बताऊं, मुझे तो शर्म आए। शर्माने क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि पुरानी बातों को याद करना क्या ठीक होगा। लोगों का भी यही कहना है, जो पुराना है उसे पुरानी रहनी है। देखिए, आप जरा साफ साफ कहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वीरेश्वर सेन गुप्ता इस तनगली के इस छोटे से मकान में रहता है। हाँ, रहता है तो? किसे यकीन? अब यकीन हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ा, बल्कि यूं कहिए सदमा सा लगा। सदमा लगा? लेकिन क्यों? मेरे घर वालों को, आस पड़ोस वालों को, नाते रिश्तेदारों को आज तक किसी को कोई सदमा नहीं लगा। आप ही को क्यों सदमा लग रहा है? आखिर आप है कौन? चलिए बताइए। अरे मैं समरेंदु, समरेंदु समरेंदु सान्याल। कौन समरेंदु सान्याल? देखिए, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। वही एक मिनट। एक समरेंदु सान्याल तो वो है जो यहाँ कोलकाता में बड़े भारी मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट है। जी, और वही समरेंदु आपके साथ पढ़ भी चुका है। मेरे साथ ग्रेजुएशन में? अरे ओह, अच्छा, अरे समरेंदु, अरे अच्छा, तो तुम वो समरेंदु सान्याल हो? अरे माफ करना, मैं पहचान नहीं पाया। तो तुम ही हो वो कोलकाता के इतने मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट। माफ करना है, तुम्हारा नाम जरूर अखबार में पढ़ता था मैं। तुम्हारे इंटरव्यूज वगैरह छपते रहते हैं। वो तुम काय के मेंबर हो गए, वो फिक्की वगैरह? लेकिन माफ करना, वो इकोनॉमिक जोन वाला पेज होता है ना, इसलिए मैं उसे स्किप कर जाता हूँ, पढ़ता नहीं था। यार, मैं भी तुम्हारे आर्टिकल देखता था। हाँ? लेकिन मैंने हमेशा याद रखा कि तुम वही वीरेश्वर सेन। अरे खूब आए यार, खूब आए। समरेंदु, आओ बैठो यार। आओ बैठो भाई। वाह यार, मजा आ गया। और सुनाओ। अच्छा, ये तो बता कि आज इस तरफ कैसे आना हुआ? मतलब तुम जैसे आदमी को ये छोटी सी सकरी गली में आने की जरूरत ही क्या पड़ी भाई? बताऊं, हंसोगे तो नहीं? अरे ऐसा मन बोलो यार, आज तो हंसने का दिन बनता है। कितने सालों बाद कोई पुराना यार मिला है। सच समरेंदु, कितना अच्छा लगता है ना पुराने दिनों को याद करके। हाँ, उन दिनों कोई फिक्र होती थी तो बस एक अपने कोर्स को लेकर। माँ बाप की छत्र छाया भी कितना सुकून देती है। सच कहते हो यार। खैर, अब तो बता दो, कैसे भटक पड़े इस ओर? यार, मैं दरअसल आज मछली खरीदने निकला। मछली खरीदने मेरे घर? मछली खरीदने खुद ड्राइव कर। हैं? देखो, इसका भी अपना अलग मजा है। तुम भी मशहूर आदमी हो, तुम्हारा भी एक्सपीरियंस होगा कि आदमी जितना मशहूर होता जाता है उतना ही अकेला भी होता जाता है। उसकी आज़ादी उतनी सिमट जाती है। सड़क किनारे चाय पी नहीं सकता, साधारण रेस्टोरेंट में बैठ नहीं सकता, सिनेमा हॉल नहीं जा सकता। और मैं यार ऐसे मोमेंट्स के लिए तरसता हूँ। चाहता हूँ ऐसी जगह जाऊँ जहाँ मुझे कोई नहीं पहचाने। और इसी का मज़ा लेने के लिए आज मैं खुद ड्राइव करके मछली खरीदने। अच्छा। आगे देखा तो ट्रैफिक जाम। किसी ने कहा यहाँ से शॉर्टकट है पंथी गली, इससे निकल जाइए। गली में घुसे ही था तो गाड़ी फंस गई। बड़ी मुश्किलों से गाड़ी को एक जगह पार किया और फिर मैंने सोचा कि किसी से रास्ता पूछ लेता हूँ। तो इस तरह तुमने मेरा दरवाजा खटखटा दिया। क्योंकि ईश्वर को यही बता। यार, यकीन नहीं होता, वीरेश्वर सेन गुप्ता देश का इतना बड़ा लेखक ये तंगली के छोटे मकान में रहता है। भरे पेट वाले हो ना समरेंदु, इसीलिए ईश्वर को मानते हो। लेकिन मैं नहीं मानता। अरे छोड़ो यार इस बहस को। अब तुम्हारे कहने से मैं ईश्वर को मानना छोड़ नहीं दूंगा और मेरे कहने से ईश्वर को मानना शुरू नहीं कर दूंगा। करेक्ट। तो क्यों पड़े इस बहस में? सहमत हूँ। मैं भी आभारी हूँ। कितना बदल गए हो यार तुम, कितना बदल गए हो। मतलब कॉलेज के ज़माने में क्या स्मार्ट हुआ करते थे,
लड़कियां तो एक से एक तुम्हारे आगे पीछे घुमा करती थी बिल्कुल। क्यों, अभी स्मार्ट नहीं हो क्या? हाँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है यार, बहुत स्मार्ट हो भाई, बहुत ही स्मार्ट हो। अब खुद को देखो और मुझे देखो, हम दोनों एक ही साथ के हैं, लेकिन क्या लगते हैं? अरे अच्छा ये बताओ, तुम्हारी वो पुरानी आदतें अभी हैं कि सब छोड़ दी? कौन सी पुरानी आदत? मेरी तो बहुत सी बुरी बुरी आदतें थी। बनो मत, वो क्लास में छुप छुप कर पीना। अरे यार, वो आदत कभी छूटती है क्या? बस जरा फर्क आ गया है, पहले छुप कर पीता था, अब सबके सामने पीता हूं। अच्छा, मतलब घर में भी? हाँ हाँ, क्या हुआ? और तुम्हारी वो आदत? मेरी ऐसी कोई आदत नहीं थी भाई। अरे बनो मत, वो सिगरेट निकालना और वापस रख लेना, हाँ? चौथी सिगरेट मुझे अभी तक याद है। अरे अभी तक याद है? अरे यार भाई, वो आदत नहीं थी, मजबूरी थी, मजबूरी। क्या करते यार, पैसे हुआ नहीं करते थे, सिगरेट इतनी महंगी होती थी कि तलब लगती थी ना, तो बस जेब से सिगरेट निकालता था, सूखता था और वापस रख लेता था। लेकिन तुमने खूब याद रखा है। अरे कैसे नहीं पहचानूंगा यार, तुम्हारे आर्टिकल छपते हैं। और घर में कौन कौन है? भाभी, बच्चे, या अकेले रहते हो? अरे क्या बात करते हो यार, इस उम्र में कोई अकेला रह सकता है क्या? पत्नी है, बेटा है, 2 बेटियां हैं। अरे वाह, मिलवाओ, कहाँ है? हाँ, वो जरा एक शादी में गए यहीं पास में कोलकाता में। ओ, तो अकेलेपन का फायदा उठा रहे थे, कुछ लिख रहे थे शायद। हाँ, दिमाग में चलता रहता बहुत कुछ, लिखता जरूर, अगर तुम नहीं आ जाते तो। अरे आई एम सॉरी यार, डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और बेटा क्या करता है? जॉब में है? नहीं, किराने की दुकान चलाता है। किराने की दुकान? हाँ। मन लगता है उसका? नहीं, पेमेंट से करता है। इंजीनियरिंग करने के बाद उसे कहीं नौकरी मिली नहीं, थोड़ा बहुत कमा लेता। और बेटियां, शादी हो गई? कहाँ है? थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हो जाए तो उनकी शादी का भी सोचिए। आई एम सॉरी। समरेंद्र, तुम बताओ, 60 साल की उम्र पार करने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे कुछ हासिल ही नहीं हुआ है। बस यूँ समझ लो कि एक गुनहगार की सी जिंदगी जी रहा। गुनहगार? गुनहगार नहीं तो और क्या, पत्नी का गुनहगार, बेटे का गुनहगार, बेटियों का गुनहगार। माँ बाप जिंदा होते तो शायद उनका। ऐसी क्या बात हो गई, तुम अपने आप को गुनहगार समझने लगे? समरेंदु, उम्र की ढलान पर पहुंच गया, अब अगर मुट्ठी बंद भी करना चाहूँ ना तो कुछ समेट नहीं सकता, सब कुछ हाथ से निकल चुका है। समझ में नहीं आता कैसे कुछ कर पाऊँ। तुम्हें बताऊं, मेरे घर वाले, आस पड़ोस वाले, नातेदार, रिश्तेदार, सब लोगों ने मुझे नाकारा समझ लिया। तो तुम्हें सोचो ना यार, जो बाप अपनी बेटियों की शादी तक नहीं कर पाए, वो नाकारा नहीं तो और क्या। यार समझ में नहीं आता, तुम देश के इतने मशहूर लेखक हो, अखबार में तुम्हारे आर्टिकल छपते रहते हैं, किताबें भी छपी होंगी, तुम चिंतक हो, क्या इतना भी नहीं कमा सके तुम? समरेंदु, तुम लेखकों की आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ नहीं जानते। सिर्फ लेखन के सहारे जिंदगी चलाना बहुत मुश्किल है करे। और अब तो पढ़ने वाले इतने कम हो गए, पूरा का पूरा प्रिंट मीडिया ही खतरे में है। लेकिन तुम नहीं समझ पाओगे इस बात को। लेकिन तुम्हें एक बात बता देता हूँ, मुझे अपनी गरीबी का जरा भी रंज नहीं है, इतना सा भी रंज नहीं है। मुझसे भी ज़्यादा न जाने कितने गरीब इस दुनिया में पड़े हुए समरेंदु, जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। मेरी कम से कम दाल रोटी तो चल ही रही है यार। ईश्वर, तो मेरी बात समझे, कम से कम 40 साल से लिखा है, क्या इतना बैंक बैलेंस भी नहीं है जो आड़े कहाँ से करता है यार? बैंक बैलेंस तैयार करने में लग जाता तो बेटे को कहाँ से पढ़ाता, बेटियों को कहाँ से पढ़ाता। मैंने कहा ना, तुम नहीं समझ पाओगे इस बात को। मैं ये छोड़ो ना यार। देखो समरेंदु, मैं अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ, अब जरा तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारे घर परिवार में कौन कौन है, क्या है? यार, मेरे 2 बेटे हैं, हाँ। दोनों बिजनेस में हैं, दोनों की शादियां हो गई, क्या बात? बस हम 2, हमारे 2 कुछ है आबाद। बहुत बढ़िया। ये सब क्या रद्दी की तरह रखा हुआ है भाई? अरे रद्दी मत बोलो उसे यार, ये मेरा लिखा हुआ है सब, मेरी पांडुलिपियां है वो सब। ऐसी 50 पांडुलिपियां उधर अंदर भी पड़ी हुई हैं।
कोई प्रकाशक उन्हें छापने को तैयार नहीं है। सब पहले पैसा मांगते हैं। बस इसीलिए अखबारों और मैगजीनों में कॉलम लिख लिख कर परिवार चलाना पड़ता है। यार यकीन नहीं होता कि देश का इतना बड़ा लेखक इतना गरीब भी हो सकता है। मैंने तो ये समझा है कि बड़े लेखक को बड़े अखबारों में तुम्हारे नाम छपते हैं, कोई भी ये समझेगा यार कि बड़ा लेखक है तो बड़े से मकान में रहता होगा, बड़ी सी गाड़ी में चलता होगा, नौकर चाकर होंगे, उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होता होगा। अपने जैसा समझ लिएगा लेखक को भी। खैर अब तो समझ में आ गया ना कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। यार जाने दो है, तुम ये बताओ कुछ पियोगे? तुम भी रखे हो? अकेला रहता हूँ ना तो कभी कभी ले लेता हूँ। अभी लाए। चलो ठीक है। अच्छा ठंडा पानी चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा चलेगा। लो। ला, ला। Cheers. Cheers, cheers। भाई हमारे स्टैंडर्ड की तो नहीं है। अरे भाई कॉलेज में तो यही चलती थी ना। आओ ना बेटा। हाँ क्या हुआ समरेंद्र? अचानक खामोश हो गए। सब ठीक है ना? नहीं नहीं कोई बात नहीं। वीरेश्वर तुमने तो अपनी ट्रेजेडी सुना, क्या मेरी ट्रेजेडी भी सुनो? भाई सुना तो था कि इस संसार में सुखी कोई नहीं, लेकिन सिद्धांत के अनुसार तुम्हें तो सुखी होना ही चाहिए। रोटी कपड़ा और मकान, यही सिद्धांत था। हाँ मनुष्य की बेसिक जरूरतें यही होती हैं। और उसके बाद मतलब जिस दिन तुम्हारा सिद्धांत क्या चाहेगा, जब ये रोटी कपड़ा मकान हर इंसान के पास होगा। आर्थिक समानता। और उसके बाद सामाजिक समानता। और उसके बाद बौद्धिक समानता, अवसरों की समानता, खुशियों की समानता। और जिस दिन ये सारी समानताएं हर इंसान के पास होंगी, उस दिन क्या चाहोगे? उस दिन अपने सिद्धांतों की फाइल बंद कर दो। हो सकता है, क्योंकि कोई भी सिद्धांत तात्कालिक सामाजिक विसंगतियों से ही पैदा होता है। अच्छा खैर छोड़ो, तुमने अभी अपनी ट्रेजेडी बताई, क्या मेरी तकलीफ भी सुनो? तुम्हारी तकलीफ? ओ मतलब बिजनेस में मसरूफ रहने के कारण बाहर विदेश जाने का मौका नहीं मिलता होगा, या फिर बीवी की तीखी निगाहों की वजह से बाहर अय्याशी का मौका नहीं मिलता होगा, या फिर गवर्नमेंट के किसी नए कानून की वजह से इनकम टैक्स बचाने में तकलीफ हो रही होगी, यही ना? बस इतना ही सोच सके। और तुम्हारे बारे में क्या सोचूं यार, इतना सुखी संपन्न बढ़िया परिवार है तुम्हारा, तुम्हें क्या तकलीफ होगी? हाँ कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज जरूर बढ़ा हुआ हो सकता है, उसके अलावा तुम्हें क्या तकलीफ होगी भाई? है एक तकलीफ, एक गांठ है जो बार बार टीस उठती, और वो गांठ मेरे शरीर में नहीं मेरे मन में, और इसकी जड़ में तुम हो वीरेश्वर, तुम। मैं? हाँ तुम। तुम्हें याद है कि कॉलेज में एक बार ऐसे राइटिंग कंपटीशन हुआ था? हाँ निबंध लेखन प्रतियोगिता जिसमें तुमने भी हिस्सा लिया था, और वो प्रतियोगिता तुमने जीती। हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है। अरे वो जानते हो उसका वो मेमेंटो तो अभी तक मेरे पास रखा है। अभी तक है? हाँ यार मैं देख सकता हूँ उसे? हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी देखता हूँ, यही कहीं होगा। ये दे। सब कुछ याद आ गया, सब कुछ। कॉलेज के सेंट्रल हॉल में एनुअल फंक्शन हुआ था, पूरा हॉल स्टूडेंट से खचाखच भरा हुआ था। बीच में प्रिंसिपल चोपड़ा बैठे थे और प्रोफेसर जैकब अनाउंसमेंट कर रहे थे। जैसे ही उनका अनाउंसमेंट हुआ, बेस्ट ऐसे राइटर का पुरस्कार मैंने तुम्हारी तरफ देखा, तुम सिर झुकाए बैठे। मैंने सोचा मेरा नाम पड़ा, लेकिन नहीं, तुम्हारा नाम पड़ा। सारे लड़के मेरी तरफ देखने लगे और मैं तुम्हारी तरफ। वो लड़कियां जो मेरे चारों ओर मंडराती थी,
चीख चीख कर मेरे नाम के नारे लगाने लगे। मैं रात भर सो नहीं सका। वही चीख, वही अनाउंसमेंट, वही तालियों के गड़गड़ाहट रात भर मुझे बेचैन किया। चारों तरफ तुम्हारे जलवे, तुम्हारी चर्चाएं। प्रोफेसर तुम्हारा नाम लेकर हम जैसे लोगों की हंसी उड़ाया करते थे। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका और उसी दिन से तुमसे ईर्ष्या करने लगा। क्या ईर्ष्या? हाँ, ईर्ष्या। मुझे लगा कि मैं तुमसे मात खा गया। शहर के इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा एक मामूली तबके के लड़के से मात खा गया और फिर मैंने इसका बदला लिया। तुम्हें फुटबॉल टीम से आउट कराकर रात भर स्पोर्ट्स टीचर को दारू पिलाई और अगले रोज तुम टीम से बाहर। तो ये सब कुछ तुमने किया था? मैं तो समझ ही नहीं पाया कि मुझे टीम से निकाला क्यों गया, क्योंकि मेरे जैसा सेंटर फॉरवर्ड तो उनके पास दूसरा कोई था ही नहीं। खैर, फुटबॉल मेरा पहला प्रेम था, छूट गया। बहुत दुख हुआ था टीम से निकाले जाने का और उसी दिन से मैंने फुटबॉल खेलना बंद भी कर दिया। जानता हूं, लेकिन उसका भी फायदा हुआ समरेंदु, मैं लेखन से और जुड़ गया, पत्र पत्रिकाओं में छपने लगा। फुटबॉल छूटने का दुख जल्दी जाता। यह भी जानता हूं तुम्हारा दुख तो चला गया वीरेश्वर, लेकिन मेरे मन में घुसी हुई फांस आज तक नहीं गई। क्या? आज तक? हाँ, आज तक। क्योंकि मात खाना मैंने कभी सीखा नहीं, पहले भी नहीं और आज भी नहीं। आज भी मैं लोगों को चौंका देना चाहता हूं, हैरान कर देना चाहता हूं, कुछ अच्छा लिखकर। क्या? लिखकर? हाँ, लिखकर। यार, ये ख्वाहिश है मन में जमीन। मैं चाहता हूं कि रोज शाम को मेरे घर में मेरे दोस्तों की महफिल, वहां मेरा लिखा हुआ पढ़ा जाए, एक एक लाइन पर नुक्ताचीनी हो, चर्चा हो, बहस हो। यार, मैं राइटर बनना चाहता हूं, राइटर। क्या? सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे यानी एक राइटर से मात खा गए थे, सिर्फ इसलिए तुम राइटर बनना चाहते हो? मुझसे बदला लेना चाहते हो? नहीं, बदला कहना ठीक नहीं होगा वीरेश्वर, क्योंकि बात बहुत पुरानी हो गई है। यार, एक ख्वाहिश है। पैसा मैंने बहुत कमाया, तुम अपने फील्ड में सक्सेसफुल हो, मैं अपनी फील्ड में, लेकिन यार सब कुछ होते हुए भी एक कमी सी महसूस होती है। बस उस कमी को पूरा करना चाहता हूं। आज तुम मिल गए हो तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। वीरेश्वर, तुम यार मुझे राइटर बना सकते हो? राइटर? क्या मजाक है समरेंदु। अरे भाई, राइटर क्या कभी कोई किसी को बना सकता है क्या? वो तो अपने आप बनता है यार। और फिर राइटर ही क्या, गीतकार, संगीतकार, पेंटर, रंगकर्मी, कोई किसी को नहीं बना सकता जब तक कि उसके अंदर उसके बीज न हो। हाँ, तुम्हारे अंदर बीज है या नहीं इसकी मैं परख जरूर कर सकता हूँ। कुछ लिखो और मुझे दिखाओ। नहीं, मेरे पास लिखने का वक्त नहीं और ना ही एग्जाम देने की मुझे आदत है। तो फिर लेखक कैसे बनोगे? बन सकता हूं अगर तुम मदद करो। ठीक है, मैं तैयार हूँ, बताओ क्या करना है मुझे। वीरेश्वर, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, मेरे पास इतना वक्त किसी के लिए नहीं होता है जितना कि मैंने आज तुम्हें दिया। क्या? सॉरी यार, मेरा मतलब तुम्हारे साथ बिताया। जाहिर है मेरा एक एक सेकंड की वैल्यू है। देखो यार, जरा साफ साफ कहो ताकि मैं कुछ समझ तो सकूं। इसमें समझने को कुछ ऐसा है नहीं। पैसा मैंने बहुत कमाया, नाम भी कमाना चाहता हूं। वैसे तो इरादतन मैं तुमसे कभी नहीं मिलता, लेकिन मेरी किस्मत के आज तो मुझे मिल गए। वीरेश्वर, 60 की उम्र का मैं भी हो गया, अब चाहूं भी ना तो अपने बल पर अपना ये शौक पूरा नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूं। सौदा? अगर तुम चाहो। कैसा सौदा? वीरेश्वर, मेरे पास दौलत है लेकिन शोहरत नहीं, और तुम्हारे पास शोहरत है लेकिन दौलत नहीं। तुमने अभी भी बताया कि तुम्हारी 2 जवान बेटियां हैं जिनकी शादी होना बाकी, और एक इंजीनियर बेटा है जो परचूनी की दुकान चलाता है, और तुम्हारी ये तमाम पांडुलिपियां हैं जो छपने का इंतजार कर रही हैं। तो अपने पूरे होशो-हवास में और तुम पर पूरा भरोसा करते हुए मैं तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखता हूं। तुम अपनी ये पांडुलिपियां मुझे दे दो। क्या? पांडुलिपियां तुम्हें दे दूं? मतलब? हाँ, मैंने छपवाऊंगा, और हो सका तो किसी विदेशी प्रकाशन में, और उसकी जितनी भी रॉयल्टी आएगी वो सब तुम्हारी होगी। और सिर्फ इतना
कि लेखक का नाम वीरेश्वर सेन गुप्ता नहीं, समरेंदु सान्याल। क्या? हाँ, समरेंदु सान्याल। समरेंदु? समरेंदु, ये तुम्हारे रसूख, तुम्हारे ऐश्वर्य और तुम्हारे वैभव का ही किताब है। मैं ऐसी बात सुनकर भी चुप रह गया। घबराओ नहीं वीरेश्वर, सौदा फायदे का होगा हम दोनों के लिए। अरे क्या सोच रहे हो? रॉयल्टी डॉलर्स में होगी, विदेशी प्रकाशक होगा, करोड़पति हो जाओगे, ये वादा है मेरा तुमसे। करोड़पति? कौन बनना चाहता है करोड़पति? मैं? हरगिज नहीं। ये तुम्हारी भूल है समरेंदु। और चलो एक सेकंड के लिए मैं करोड़पति बनने के लिए तैयार हो भी जाता हूं, तो मुझे तुम्हारी बात पर सिर्फ हंसी आती है। एक मामूली लेखक करोड़पति बनेगा? ये तुम्हारा लोहे का कारखाना नहीं है समरेंदु, जिसके बारे में तुम सब जानते हो। हिंदुस्तान का एक भी लेखक आज तक अपने लेखन के बल पर करोड़पति नहीं बना। लेकिन तुम बनोगे। मूर्खता की बातें मत करो। समरेंदु सान्याल कभी मूर्खता की बातें नहीं करता। तुम्हें मुझ पे इतना विश्वास है? हाँ, तुम्हारी कलम पर मुझे विश्वास है। क्या मेरा लेखन इतना कीमती है? हाँ है। तो मुझे आज तक उसकी कोई कीमत क्यों नहीं मिली? क्योंकि आज तक किसी जौहरी की नजर उस पर नहीं पड़ी। क्या जौहरी मिला है मुझे? मतलब जिसने मेरी तो क्या, रविन्द्रनाथ टैगोर की भी कभी एक लाइन नहीं पढ़ी होगी। देखो, इस दलदल में मत पड़ो समरेंदु। मैं नहीं चाहता कि इससे तुम्हें भी नुकसान हो और मुझे। तुम मेरे नुकसान की चिंता मत करो, और रही तुम्हारे नुकसान की बात, तो उसकी भरपाई मैं करूंगा वीरेश्वर, मैं। यार, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर तुम्हें पछतावा हो इस सौदे पर। यकीन मानो दोस्त, मेरा लेखन इतना कीमती नहीं है। हो या ना हो, लेकिन मैं उसे कीमती साबित करूंगा, और उतना ही कीमती जितना कि मैं चाहूंगा, क्योंकि उसकी कीमत मैं डिसाइड करूंगा। मैं। विश्वास नहीं होता? किस पर? तुम्हारे इस विश्वास पर। लेकिन मुझे तो है, तुम पर, तुम्हारी कलम पर, और अपने ईश्वर। अरे उसने कुछ सोच समझ कर ही हमें मिलवाया, उसकी कदर करो। तुम्हारा काम है लिखना और मेरा काम है उसे बेचना। माला माल हो जाओगे वीरेश्वर, माला माल हो जाओगे। क्या जवाब? जिस चीज के खिलाफ मैं सारी जिंदगी लड़ता आया, जिस चीज के खिलाफ मैं सारी जिंदगी लिखता आया, उसी के आगे नतमस्तक हो जाए? नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मैं ऐसा। समरेंदु, मैं ऐसा नहीं करूंगा। नहीं कर सकता मैं ऐसा। वीरेश्वर, क्या होगा तुम्हारी इन पांडुलिपियों का? तुम्हारा वो इंजीनियर बेटा जो परचूनी की दुकान चलाता है, इसके पन्ने फाड़ फाड़ कर इसमें धनिया और मिर्ची की पुड़िया बनाकर बेचेगा। समरेंदु, पहली बात तो तुम ये समझ लो कि मुझे माला माल होने का जरा भी लालच नहीं। और दूसरी बात ये कि कोई भी लेखक अगर थोड़ा सा भी ईमानदार होगा ना, तो वो अपनी रचनाओं को इस तरह से बेच नहीं सकता। गलत। दोनों ही बातें गलत कह रहे हो। पहली बात तो ये कि तुम्हें पैसे की जरूरत है, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। और दूसरी ये कि लेखक की ईमानदारी उसके कलम के प्रति होना चाहिए। रचना बिक जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे तुम? कलम नहीं बिकनी चाहिए, रचना बिक जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता वीरेश्वर। देखो समरेंदु, मुझे तुम्हारी नसीहत न चाहिए। बेशक तुम बड़े आदमी हो, पैसे वाले हो, बड़े व्यापारी हो, मेरे मित्र भी हो, मैं उसकी कदर भी करता हूं। तुमने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा जिसे मैंने अस्वीकार कर दिया, बात खत्म हो गई। अब इसे आगे मत बढ़ाओ यार, प्लीज। तो तुमने भी मुझे व्यापारी कह ही दिया। हाँ, व्यापारी तो हूं, व्यापार करता हूं, सौदे करता हूं, पैसे कमाता हूं। एक व्यापारी चाहे भी ना तो अपनी इमेज नहीं बदल सकता। वो कोई भी चैरिटी करे, लोग यही करेंगे कि इनकम टैक्स बचाने के लिए कर रहा है। एक व्यापारी समाज सेवी भी हो सकता है, लोग स्वीकार ही नहीं कर सकते। या मैं तुम्हारे साथ व्यापार तो कर रहा था, लेकिन उसके पीछे मेरा अहम मकसद यह भी था कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। क्या करूं? नसरत में है, जो भी करता हूं फायदे के लिए करता हूं। प्रसिद्धि की भूख तब अच्छी लगती है वीरेश्वर, जब पेट की भूख शांत हो, समझे तुम? युद्ध एक खत्म होता है तो
हो जाता है दूसरा शुरू, अंतहीन युद्ध, जिसमें हार जीत निश्चित नहीं, निश्चित है तो सिर्फ ये कि एक जीतता है और एक हारता है। हारता है एक और जीतता है एक। लेकिन क्या सचमुच जीतने वाला क्या जीतता ही है, हारने वाला क्या हारता ही है? स्पष्ट नहीं होता कुछ भी, भ्रम में रहते हैं सब, जानबूझकर रचते हैं एक आवरण जिसमें वो दिखा सकें विजय का अट्टहास। क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हैं? अपनी पांडुलिपियां इकट्ठी कर रहा हूँ शारदा। बड़े दिनों बाद सुध ली। अच्छा है, बेच दो, रद्दी वाला पूछ भी रहा था। अच्छा है, अलमारी खाली हो जाएगी तो लड़कियों के काम आ जाएगी। पापा क्या कर रहे हैं आप? मैं मदद कर दूं? अरे वाह, कफस की तीलियों से। कफस माने पापा? कफस माने पिंजरा। नॉवेल है? हाँ बेटा। इनका आप क्या करेंगे? रद्दी वाले को देना है। क्या? नहीं पापा, ऐसा नहीं कर सकते। और किसने बोला रद्दी वाले को देना पक्का है? माँ ने कहा होगा। मैंने नहीं कहा। क्या होगा? पूरी अलमारी भरी पड़ी है इनकी पांडुलिपियों से, कुछ भी तो नहीं छपी है। अच्छा, खाली हो जाएगी तो तुम लोग के काम आ जाएगी। कोई जरूरत नहीं है, हम बिना अलमारी के रह लेंगे पापा। हाँ पापा प्लीज, आप इन्हें मत बेचेगा। पहले माँ की बात का जवाब दो, क्या होगा इन सबका? अरे कुछ होना हो, पापा ने इतनी मेहनत से लिखा है, नहीं बेचना है बस। और हम इसे आगे पढ़ेंगे भी। हाँ हाँ। आगे कब? अभी तक तो कभी पढ़ा नहीं। अच्छा ठीक है, हम अभी भी पढ़ लेंगे और आगे भी हाँ पढ़ेंगे। हाँ, और आगे कभी प्रकाशित भी कराएंगे। हाँ। अच्छा, प्रकाशित भी कराएंगे। अरे क्या हो रहा है भाई? क्या हो पापा रहा है? अपनी पांडुलिपियां बेच रहे हैं। किसको? रद्दी वाले को। और किसको? अरे किस रेट में? लो ये तो और ही है। अरे भाई मैं ना रद्दी वाले के सेठ को बेचूंगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ देख कौन आया। देख कौन आया। तुम लोग यहाँ खड़ी खड़ी देखती रहती हो, बोल नहीं सकती? अरे लड़कियां हैं। वीरेश्वर बाबू हैं क्या? अरे समरेन तो आए। हाँ बेटा, इसको जरा ठीक रखो। हाँ, हमारे को साफ कर लेना जरा। हाँ। अरे समरेन तो आओ आओ आओ। अरे आओ भाई आओ समरेन तो। आजा आजा आओ। नमस्ते। आओ नमस्ते। शारदा, ये समरेंदु जी हैं। समरेंदु सान्याल मेरे कॉलेज जीवन के मित्र हैं। और समरेंदु, ये शारदा मेरी पत्नी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। ये अनिमेश है मेरा बेटा। हेलो अनिमेश। ये सुमिता बड़ी बेटी। हेलो। ये अमिया। अमिया। ये छोटी बेटी। अरे बैठो ना। हाँ। शारदा जी। समरेंदु जी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। हाँ, और ये मेरी पांडुलिपियां प्रकाशित कराना चाहते हैं। क्या हुआ? नहीं ये तो खुशखबरी है। हाँ ये तो खुशखबरी तो है। मैं भी आया। हाँ मैं भी आया। अरे मैं भी आया। इसकी क्या जरूरत है? नहीं अंकल, चाय पी के जाएगा प्लीज। हाँ अरे हाँ, और हाँ हाँ बस बस वही कर रहा था मैं। अच्छा ये लीजिए अंकल, बिस्किट लीजिए। हाँ लो चाय। ये लीजिए। अरे ये क्या है? हाँ चाय चाय तुम नहीं पियोगे? हम लोगों ने अभी पी है। तुम लोग जानती हो शारदा, समरेंदु जी इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कि शायद इन्हें ही नहीं मालूम होगा कि इनकी कितनी सारी फैक्ट्रियां हैं। तो अब अंकल क्या पब्लिशर होने वाले हैं? अरे नहीं बेटा, मैं तो वो वीरेश्वर की किताबों से एक ट्रायल लिया। ओह, तब तो ईश्वर आपकी रक्षा करे। नहीं नहीं भाभी जी, ऐसा नहीं है। आप वीरेश्वर को क्या समझती हैं? बहुत बड़ा लेखक है। देखिए, जिस दिन इसकी किताबें बाजार में आई ना, तहलका मच जाएगा। और दूसरी बात यह है कि वीरेश्वर की किताबों को छपवाना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। अभी आती हूँ। अरे अरे अमिया। जी पापा। बेटा एक कपड़ा लेके आना जरा, ये बांध देंगे जरा। अभी लाइए। हाँ हाँ। अंकल एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आप अपने यहाँ मैकेनिकल इंजीनियर नहीं रखते क्या? देखो बेटा, मुझे पता नहीं कि मेरी फैक्ट्री में कितने मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं। जी और अभी और मैकेनिकल इंजीनियर्स की जरूरत है या ना है, ये भी नहीं पता जी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे यहाँ नौकरी करो। क्यों नहीं चाहते अंकल? अरे मेरे यहाँ क्या, कहीं और भी नौकरी करो, मैं नहीं चाहता। पर क्यों?
मैं चाहता हूं कि तुम बिजनेस करो, एम्प्लॉयमेंट दो, एम्प्लॉयर बनो। अंकल, आप भी नेताओं की तरह बात कर रहे हैं। अरे मैं खुद ही बिजनेस कर रहा हूँ, खुद ही मालिक और खुद ही नौकर। अब ना नौकर रखने की मेरी हैसियत है और ना आगे 10 साल तक बनने वाली है। बनेगी बेटा, बनेगी, चिंता क्यों करते? कैसे बनेगी अंकल, बताइए ना। अरे वो अनिमेश जी। बेटा ये गट्ठर जरा अंकल की गाड़ी तक छोड़ दो। हाँ, अभी अभी हाँ लाइए। हाँ हो गया। तो मैं चल। हाँ ठीक है। शारदा जी समरेंदु जी जा रहे हैं? ऐसे कैसे जा रहे हैं? मैं तो कुछ बना रही थी। नहीं, अभी रहने दीजिए, नेक्स्ट टाइम। अभी ऑफिस में बहुत काम है और फिर ये भी इसका काम भी आ गया है ना। हाँ अंकल, अगली बार खाना तो खाना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल खाऊंगा। बिना खाना खाए तो मैं जाने ही नहीं दूंगी जी, आपको। अच्छा अच्छा आओ। बाय बाय बेटा। अगली बार अंकल जी आपको खाना खा के ही जाना पड़ेगा। जरूर बेटा, जरूर। गॉड ब्लेस। इतनी बड़ी कार है, काले कलर की। नहीं डार्क हरे अरे काले कलर की है। नहीं देखा है। मुझे तो लगता है ये अंकल या तो कबाड़ी का धंधा करते हैं या 1 नंबर का गपुड़ी है। चुप रह, इतने बड़े आदमी और कबाड़ का धंधा हाँ, करेंगे। वो गप मारेंगे। अरे यार, ऐसे भी कोई दूसरे की किताबें छपवाता है क्या? है? अरे इतने बड़े बिजनेसमैन है तो अपना बिजनेस देखे, इसमें क्यों आ पड़े? तेरे पापा की मदद कर रहे हैं। मदद? अरे मैंने एक उनसे नौकरी के लिए पूछ लिया ना, तो कैसी ऊंची ऊंची बातें करके टाल गए। अगर वो मुझे नौकरी दे देते तो क्या ये पापा की मदद नहीं होती? तुझे अंकल से ये बात नहीं करनी चाहिए थी। और नहीं तो क्या। अरे मैंने तो कर भी ली, पापा होते ना तो करते भी ना। पता तो लग गया ना कि पापा के जिगरी दोस्त बड़े उद्योगपति, उनके पास एक नौकरी भी नहीं है मेरे लिए। माँ ये तो कितनी खुशी की बात है ना कि हमारे पापा की किताबें छपेंगी, सब पापा की किताबें पढ़ेंगी, फिर पूरी दुनिया पापा के बारे में जानेगी और हमें हमारे पापा पे गर्व है ना? हाँ माँ, पापा की किताबें छपेंगी, अखबारों में पापा का नाम आएगा माँ, पूरी दुनिया उनकी किताबें पढ़ेंगी, हमें हमारे पापा पर गर्व है माँ। मैं तो देवी माँ से प्रार्थना करती हूँ इनका बहुत बड़ा नाम हो, हर घर में उनकी किताबें हो, सारी दुनिया में उनका यश हो। शारदा, अरे शारदा कहाँ हो तुम? जरा बाहर आओ। क्यों शोर मचा रहे हो? अरे बाहर आओ जरा जल्दी से। क्या है? इसमें किताबें, जरा कैंची लेके आओ। किताबें आ गई। अब यहाँ जरा कैंची लाना, पापा का पार्सल है। उनको क्यों बुला रही है तुम्हारी? क्या आया है पापा? इसमें किताबें हैं बेटा। किताबें? हाँ। किसने भेजी? समरेंदु अंकल ने? हाँ बेटा। लाइए मैं खोल। अरे आराम से बेटा, अंदर कोई कागज भी हो सकता है। हाँ देना मैं देखती हूँ। जी नहीं, पापा की किताबें हैं, पहले मैं। पापा की किताबें मेरे पापा देखेंगे। मैं छोटी हूँ। दोनों झगड़ा ही करती रहोगी या खोलो भी नहीं? खोलो जल्दी। हाँ ठीक है। हाँ अमिया तो एक काम करिए, फोटो खींचना, ठीक है? हाँ। अरे ये फोटो वोटो मत खींचो अरे यार। नहीं पापा, फोटो खींचेंगे। पापा प्लीज। अरे और कोई नहीं देखेगा किताबें, पहले हम लोग फोटो खिंचाएंगे, उसके बाद। अरे वाह पापा, 4 किताबें हैं। सिर्फ 4 ही हैं। अरे अभी 4 ही छपी होंगी, अभी आगे और भी छप पाएगा ना वो। हाँ ठीक है, अब जरा इधर देखिए आप लोग। पापा किताबें सीधी करिए, स्माइल करिए। क्या हुआ मैं? रुक क्यों गई? पापा 1 मिनट दीजिए तो। ये क्या पापा, इसमें तो समरेंदु अंकल का नाम लिखा है। क्या समरेंदु अंकल का दिखा? हाँ पापा, ये तो उनकी किताबें हैं। समरेंदु जी भी लिखते हैं क्या? हाँ लिख दी होंगी उसने भी। ये क्या पापा, लेके गए वो आपकी किताबें छपवाने को और छपवा ली अपनी किताबें। वाह। अरे उसने कहा है ना कि छपवाएगा वो मेरी भी।
अल्लाह देखूं तो। देखिए अपने दोस्त की किताबें। ये तो गलत बात है ना पापा। आप उनसे कहिएगा कि यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ये करा देंगे वो करा देंगे, और छपवा ली अपनी किताब। चल अम्मिया, यहाँ हर जगह ना फ्रॉड लोग भरे हैं। अरे ऐसा नहीं कहते बेटा। क्या नहीं कहते पापा, ये भी कोई सलीका है? उन्होंने आपके साथ मजाक किया और कुछ नहीं। चल अम्मिया। ये बच्चों के सामने क्या तमाशा कर दिया तुमने? मैंने क्या किया? क्यों शोर क्यों मचा दिया? किताबें आ गई, किताबें आ गई। मैं कहती हूँ तुम्हारी किताबों का क्या हुआ? पता नहीं। पता नहीं? अरे कहा है ना उसने कि छपाएगा वो मेरी भी किताबें। वो भी? पर उन्होंने पहले तो नहीं बताया था कि उनकी भी किताबें आने वाली है। जरा शांत रहो। देखो चिट्ठी भी। क्या लिखा? 10 लाख रुपए का चेक है शारदा। 10 लाख? हाँ 10 लाख रुपए। जब किताबें उनकी छपी है तो चेक तुम्हारे नाम से क्यों है? अरे एडवांस है मेरी किताबों का। इतना बड़ा एडवांस? हाँ उसने कहा है कि आगे और भी देगा। और भी देगा? हाँ। आश्चर्य है। समरेंदु जी भी लिखते हैं और वो भी अंग्रेजी में है। अरे शारदा, समरेंदु तो हिंदी और बांग्ला बोल लेता, इतना ही क्या कम है। चलो कुछ तो पैसा आया। हाँ। अच्छा सुनो, अगर ये एडवांस है तो पूरा पेमेंट कितना होगा? बहुत होगा। बहुत माने? अब कितना होगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन समरेंदु कह रहा था कि बहुत ज्यादा होगा। यकीन ही नहीं होता तो ये कमाल है ना, समरेंदु जी भी लिखते हैं। Who is behind the bars? क्या क्या कहा? Who is behind the bars? माने? माने कानून के शिकंजे में कौन है? माने जेल के शिक्षों के अंदर, यानी कफस। सुनो, तुमने भी तो ऐसा ही कुछ लिखा था ना, कफस की तीलियों से। रुको, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, झूठ मत बोलना। कहीं ये तुम्हारी किताबों का तो, बोलो, कहीं ये तुम्हारी किताबों का तो नहीं है? हाँ शारदा, ये मेरी ही किताबें हैं। अरे ये क्या किया तुमने? तुमने अपना नाम बेच दिया। यही तो तुम्हारी पूंजी थी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? क्या हुआ माँ? देखो तुम्हारे पापा ने क्या किया। क्या किया? अपना नाम बेच दिया, अपना नाम। नाम बेच दिया मतलब? अरे ये किताबें तुम्हारी पापा की है जो समरेंदु जी ने अपने नाम से अंग्रेजी में अनुवाद करवा के छपवाया। और आपने इसकी परमिशन दे दी पापा? अरे आपने ऐसा क्यों किया? बेटा इसलिए कि मैं इन्हें नहीं छपवा सकता था, कभी नहीं छपवा सकता था बेटा। समरेंदु ने मेरे सामने सिर्फ एक प्रस्ताव रखा जिसे मैंने स्वीकार कर लिया। कैसा प्रस्ताव पापा? यही कि वो मेरी पांडुलिपियों का अंग्रेजी में अनुवाद कराएगा, अपने नाम से छपवाएगा और मिलने वाली सारी रॉयल्टी वो मुझे दे देगा। छपने की लालच में आपने ये क्या कर दिया पापा? नहीं बेटा, छपने के लालच में नहीं किया, बल्कि पैसों की जरूरत ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है बेटा। ये देखो 10 लाख? माँ 10 लाख? हाँ 10 लाख रुपए, और ये सिर्फ एडवांस अमाउंट है। और शारदा ये देखो, समरेंदु ने ये किताबें लंदन के सबसे बड़े पब्लिशर से छपवाई है। देखो नाम लिखा है उसका। देखो ये मेरी किताबें, ये मेरा लिखा हुआ है। दुनिया के हाथों तक ये पहुंचेगी, लोग इसे पढ़ेंगे, लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे, लोग उससे सहमत होंगे, असहमत होंगे, कुछ भी हो, लेकिन मेरी बात उन तक पहुंचेगी। एक लेखक के लिए इससे बड़ा सुख, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि उसका लिखा हुआ पढ़ा जाए। कलम नहीं बिकनी चाहिए, रचना बिक जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ शारदा, रचना बिकने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कलम नहीं बिकनी चाहिए। ये मेरी किताबें हैं शारदा, ये मेरी किताबें। चुप रहो, ये तुम्हारी किताबें नहीं है। उसमें समरेंदु का नाम लिखा है, समरेंदु सान्याल। बेशर्मी की भी हद होती है। 10 लाख रुपए का चेक है शारदा, और ये मैं कभी नहीं कर सकता, किसी हालत में नहीं कर सकता। सुमिता, हम ये बताओ
क्या मैं कभी ऐसा कर सकता था? कुछ भी हो पर ये गलत है पापा। और आपने ऐसा करने से पहले किसी से सलाह क्यों नहीं ली? किससे सलाह लेता? तुम लोग तो यही कहते ना जो अभी कह रहे हो। फिर क्या ये सब हो पाता? कुछ भी हो बच्चों, हमें जमीनी हकीकत पर ही जीना होगा। हमें पैसों की बहुत जरूरत है बेटा, बहुत सारे पैसों की बहुत जरूरत है हमें। और फिर ऐसा करने से कम मुझे किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। एक हार छुपी होती है एक जीत में, और छुपी होती है जीत एक हार में। मैं हार कर भी जीता हूं या जीत कर भी हारा हूं, नहीं जानता। जानता हूं सिर्फ ये कि सच क्या है। मैं जानना भी नहीं चाहता। यस, हाँ, प्लीज सेंड इट। May I come in? यस, प्लीज कम इन। Good evening, Mr. गुड Sanyal. इवनिंग। सिट डाउन। Thank you. मिस मंजीत कौर, Yes. स्पेशल करस्पॉन्डेंट टू टाइम्स। तो आप मेरा इंटरव्यू लेने आई? Yes. May I? ओह श्योर, प्लीज गो अहेड। Wow. Quite impressive. लगता ही नहीं कि मैं किसी इंडियन राइटर के ऑफिस में हूँ। थैंक यू वेरी मच। So, Mr. Sanyal, ये तो एक मिरेकल ही हो गया। मिरेकल? और नहीं तो क्या, लोग तो यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये किताबें सचमुच आपने लिखी। क्यों? Nothing else but कहाँ आप एक बिजनेस टाइकून और कहाँ ये सोशलिस्टिक नजरिया जो आपकी राइटिंग में देखने को मिलता है, कुछ मैच नहीं करता। आपके कहने का मतलब ये है कि ये दोनों चीजें एक ही इंसान में होना नामुमकिन है? नहीं, नामुमकिन तो नहीं कह सकते, बट नो डाउट इट इज अ रेयर कॉम्बिनेशन। ड्वेल पर्सनालिटी का, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। तो मैं दोहरे व्यक्तित्व का आदमी हूँ। आपकी हेडलाइन शायद यही होगी। हेडलाइंस तो अभी ढूंढनी है मिस्टर सान्याल। अच्छा, तो आप एक राइटर का इंटरव्यू लेने आई है, ना कि एक बिजनेसमैन का? या श्योर, यही समझ लीजिए। तो ऐसा क्या हो गया कि मैंने 4 किताबें क्या लिख दी, टाइम्स वालों ने मुझे इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया, जब आप ही के शब्दों में मैं एक बिजनेसमैन हूँ। लेकिन एक बिजनेसमैन के तौर पर टाइम्स ने कभी मेरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कभी नहीं दिया। सॉरी अबाउट दैट मिस्टर सान्याल, बट एक बिजनेसमैन की जिंदगी सिर्फ उसके लिए होती है, उसके फायदे के लिए होती है, उसके बैलेंस शीट के लिए होती है, जबकि एक राइटर की जिंदगी आम आदमी के लिए होती है। तो फिर बताइए क्या? यही कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने 1 2 नहीं बल्कि 4 किताबें लिख डाली, और वो भी सोशलिस्टिक। यानी कि आप मुझसे प्रूफ मांगने आई हैं कि किताबें मैंने लिखी? क्या आपके पास कोई प्रूफ है? अच्छा चलिए छोड़िए, आप तो ये बताइए कि आपने गरीबी कब और कहाँ देखी? राइटर्स को अपनी जिंदगी, अपनी बीती हुई जिंदगी म्यूजियम में डेकोरेट करके रखना चाहिए, तभी लोग यकीन करेंगे कि जो उसने लिखा है उसी ने लिखा है। अरे आप लोगों का बस चले तो खुद राइटर को ही म्यूजियम में रख दें जिंदा। देखिए, मैं हिपोक्रेसी में विश्वास नहीं करता। जो मैं अंदर हूँ वही बाहर हूँ। अरे मैंने खुद गरीबी नहीं झेली तो क्या हुआ, देखी तो है, और आपको बता दूं पूरी शिद्दत के साथ देखी। अच्छा, और इतनी कि बजरिए कलम मैं उसे कागज पर उतार सकता हूँ। अच्छा, तो कहाँ देखी आपने इतनी शिद्दत के साथ गरीबी?
जहाँ तक पब्लिक डोमेन में तो यही है कि यू वर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। आप मुंह में चांदी का चम्मच लेकर ही पैदा हुए थे। आपके पिता ने विरासत में आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर दिया, जिसे नो डाउट उनके जाने के बाद आपने 4 गुने से भी बड़ा कर दिया। क्या ये बात सच नहीं है? बेशक ये बात सच है। तो बस फिर मेरा सवाल वही का वही है, आपने गरीबी कब देखी? एक्चुअली मैंने कुछ पूछा है मिस्टर सान्याल? देखिए, जब मैं कॉलेज में था ना, Yeah. तो मेरी क्लास में डिफरेंट सेक्टर्स के बच्चे हुआ करते थे। कुछ मेरी तरह अमीर थे, कुछ गरीब और कुछ मिडिल क्लास। तो किस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया आपने? प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कोलकाता। ओह, यू मीन दी प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कोलकाता? यस। जहाँ गरीब बच्चों का एडमिशन तो लगभग नामुमकिन माना जाता है। देखिए, इसकी शुरुआत तो स्कूल लाइफ से हो गई थी। हाँ। सो किस स्कूल में गए थे आप? बहुत से स्कूलों में, अब किस किस का नाम लूं, बहुत से स्कूलों में गया। अपने स्कूलों के नाम गिनाना तो वाकई बहुत मुश्किल काम है। जी। सो क्या उन गरीब दोस्तों के घर भी जाया करते थे आप? हाँ, जाता था। अच्छा, तो यानी वो गरीब बच्चे जो आप जैसे रईस बच्चों के साथ पढ़े, उनकी गरीबी को देखकर आप इतने मुतासिर हुए कि सोशलिज्म के बीज तभी आपके मन में पड़ गए। जी जी। तो फिर जाहिर है एक सवाल उठता है, क्या देखा आपने वहां? उनकी गरीबी को कैसा पाया आपने? वो टिफिन नहीं ले जाते। हाँ, टिफिन नहीं लाते थे। या। फिर हम लोग शेयर करते थे उनके साथ। ओहो, तो और उनके कपड़े भी बड़े गंदे रहते अरे थे। बहुत गंदे रहते थे, कई दिनों तक नहाते नहीं थे, बदबू आती थी। ओह माय गॉड। तो क्या उन बच्चों के मन में आप जैसे रईस बच्चों के लिए नफरत थी? नफरत क्यों होगी, मोहब्बत थी। मोहब्बत। अच्छा, यानी आपने वैसी गरीबी देखी जहां गरीब अमीर से मोहब्बत करता है। जी। यानी जैसा हमारी हिंदी फिल्मों में होता है, अमीर लड़का गरीब लड़की, गरीब लड़की अमीर लड़का, समथिंग। ये ऐसे ही होता था। बस, तो फिर आपके पात्र यानी आपके कैरेक्टर्स, खास करके हु इज बिहाइंड द बार्स में इतने अग्रेसिव क्यों नजर आते हैं? उनके मन में अमीरों के लिए इतना गुस्सा क्यों? और सिचुएशंस भी आप ऐसी बनाते हैं कि उनका रेबल होना वाजिब भी लगता है। हालांकि कुछ अजीब सा लगता है कि मन में इतनी नफरत रखते हुए भी आखिर वो हथियार क्यों नहीं उठाते? वो जुल्म सहते हैं, आक्रोशित होते हैं, विद्रोही बनते हैं, पर हथियार नहीं उठाते। जी। ऐसा क्यों? Yes, What? Gandhi ji. You know, I worship Gandhi. Gandhian thought. Gandhian thought. Yes. Gandhian thought? Yes. That's a good one. Gandhian thought. जी। Unbelievable. कमाल है मिस्टर सान्याल। Gandhian thought. थैंक यू मिस्टर सान्याल। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। जी। Thank क्या you. मिल गया? कुछ नहीं, and congratulations for being nominated for the Booker Prize. Oh, thank you very much. तो मैं चलूं? हाँ जी, बाय। बाय मिस्टर सान्याल। बाय बाय। बाय। Oh, thank you very much, Mr. मोहनदास करमचंद गांधी। You saved me. ये बुकर प्राइज आपके नाम।
अरे शारदा, सुमिता, अविया, अनिमेश, अरे कहाँ हो तुम? जल्दी आओ भाई। क्या हुआ? हाँ पापा। क्या हुआ? फिर से चेक आया क्या? अरे हाँ, मतलब चेक तो आया ही है, लेकिन उससे भी बड़ी एक खुशखबरी आई है। खुशखबरी क्या है पापा? जानते हो, मुझे बुकर प्राइज मिला है। वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज। हाँ वो इंटरनेशनल बुकर हाँ हाँ वही। कांग्रेचुलेशंस पापा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। क्या हुआ शारदा, मुझे बुकर प्राइज मिला, तुम्हें खुशी नहीं हुई? काश ये तुम्हें मिला होता। हाँ, ये तो समरेंदु को मिला था। समरेंदु की चिट्ठी पढ़कर मैं पागल ही हो गया था, लेकिन ये तो समरेंदु को मिला, मुझे नहीं। मैं क्यों इतना खुश हो रहा हूँ? कितने का चेक है पापा? पता नहीं बेटा, देखा नहीं अभी। 50 लाख? वाह, 50 लाख। अरे अरे क्या हुआ शारदा? अरे रोने क्यों लगी? अरे देखो देखो, अब हमारे पास बहुत पैसा आ गया है, अब हमारे सारे काम हो जाएंगे, तुम्हारा नया घर बन जाएगा। अब चाहो तो यही बनवा लो, और चाहो तो किसी नई जगह पे बनवाओ। कितना अच्छा लिखते हो तुम, लेकिन किस्मत में समरेंदु का नाम लिखा था, क्योंकि उसके पास पैसा है। पैसे के बल पर उस धोखेबाज ने तुम्हारे साथ सौदा किया। बड़ा मददगार बनता है, बिना सौदा किए मदद नहीं कर सकता था क्या? ठीक देने चला। ऐसा मत कहो शारदा, समरेंदु को बुरा भला मत कहो। वो हमारे जीवन में आया तभी ऐसा कुछ हो पाया ना, वरना सड़ जाती मेरी सारी पांडुलिपियां, और सड़ जाते हम लोग यहीं पर, कहीं कुछ नहीं हो पाता। जानती हो चिट्ठी में उसने क्या लिखा है? उसने लिखा है, वीरेश्वर, ये पुरस्कार मुझे नहीं तुम्हें मिला। पुरस्कार में मिली हुई सारी की सारी रकम मैं तुम्हें भेज रहा हूं। आशा करता हूं तुम खुश होगे, और मैं भी। आज समझे तुम, मैं खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, हम सभी खुश हैं, है ना? क्या बात है भाई, क्या हुआ? अरे कुछ तो नहीं। फिर आप लोग इतने खामोश क्यों हैं? तो क्या हमेशा बकबकी करते रहेंगे? अरे माँ आप बताओ, क्या कोई चेक आया है क्या? नहीं। हाँ आया है। अब कोई बड़ा चेक है क्या? देखो बेटे से कुछ मत छुपाओ, अब जो भी फैसला करना है सबको लेकर करना है। हाँ। देख 50 लाख 50 लाख का चेक है माँ, 50। धीरे 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 बोल, धीरे बोल। 50 लाख का चेक है माँ, क्या किसी को पता नहीं है क्या माँ? हाँ, मोहल्ले वालों को भी नहीं मालूम है अभी। पापा 50 लाख का चेक आपको मिला है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा पापा ये इन कैश तो हो जाएगा ना? कैसे पागलों जैसे बातें करता है? इतना बड़ा आदमी हमें फर्जी चेक देगा? और पिछले चेकों के पैसे मिल गए थे बेटा। सॉरी पापा सॉरी, अब मुझे पता नहीं था। बट पापा यू आर ग्रेट, आप बहुत महान हैं, आप बहुत महान हैं पापा। आई लव यू। अरे आप इतना अच्छा लिखते हैं तो आपने कभी मुझे लिखने के लिए मोटिवेट क्यों नहीं किया? अरे मैं भी इसी लाइन में आ जाता। अच्छा, उस समय तो तेरे सर पे इंजीनियर बनने की धुन सवार थी पापा, उस समय वो ट्रेंड ही वही चल रहा था। हाँ, और सुनो, जो मेरा हाल हुआ है ना, मैं नहीं चाहता था कि तुम लोगों का भी वही हाल हो। और ये सब जो तुम देख रहे हो, ये मेरी उपलब्धि नहीं है, समरेंदु की मेहरबानी है मुझ पर। मेहरबानी नहीं है पापा, बिजनेस है बिजनेस। वैसे जो हुआ वो ठीक ही तो हाँ। हुआ। हम ये भी नहीं कह सकते कि पापा लूजर है, बिल्कुल। और हम ये भी नहीं कह सकते कि पापा गेनर है। बिल्कुल। तो जो हुआ वो ठीक ही हुआ। बिल्कुल ठीक हुआ। अब पापा और लिखेंगे जो उनके नाम से छपेगा, और फिर उसके बाद और बड़ा पुरस्कार मिलेगा। आज हमें पैसों की जरूरत थी तो सब कुछ ठीक है।
और नहीं तो क्या। और वैसे भी समरेंदु अंकल ने कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी। बिल्कुल। पापा के हाँ कहने पर ही किया था, है ना? ये सब किसे समझा रहे हो तुम लोग? किसी को नहीं पापा, किसी को नहीं। ये सब छोड़ो। हाँ, तुम तो ये तय करो कि इस चेक का क्या करना है। ये इसका अनिमेश का बिजनेस सेटल कर देंगे ना? हाँ माँ। पापा हाँ, यार एक बात मेरे दिमाग में बड़ी खटक रही है। क्या? आपको इतना पैसा मिला, इस पे तो आपको इनकम टैक्स देना होगा। क्या? हाँ, इनकम टैक्स? एक मिनट। बुकर प्राइस मिला समरेंदु अंकल को, तो उन्होंने टैक्स दिया होगा। फिर उन्होंने अपने खाते से पैसे आपको दिए, तो क्यों दिए? पूरी रामायण हो गया, अब पूछ रहा है कि राम ने रावण को क्यों मारा? अरे माँ तुम समझ नहीं रही हो, इस बात का कोई जस्टिफिकेशन तो होना चाहिए ना कि समरेंदु अंकल ने पापा को इतनी बड़ी राशि क्यों दी। तो ये बात किससे पूछी जाएगी, मुझसे कि समरेंदु से? दोनों से, आप दोनों से पूछी जा सकती है ये बात। ठीक है, वो समरेंदु है ना, वो सब संभाल लेगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, उनका तो एक अलग से डिपार्टमेंट होगा इस सब के लिए, है ना? लेकिन पापा आप अपना जस्टिफिकेशन तैयार रखना कि आपने समरेंदु अंकल से इतनी बड़ी राशि क्यों ली। ठीक है, मैं समरेंदु से ही पूछ लूंगा। तुम लोग तो ये तय करो कि इस राशि का करना क्या। अरे भाई, अब सबकी राय है कि मेरा बिजनेस नहीं, पहले सुनीता की शादी, हो जाए, उसमें क्या है, कितना खर्च होने वाला है? उसके बाद अमिया की शादी। क्या? नहीं माँ, इतनी जल्दी? बेटा जल्दी नहीं है, सुनीता की देर से हो रही है, तेरी सही उम्र में। माँ फिर तुम कहोगी कि नहीं मेरी नहीं पहले बिजनेस। बिजनेस? हाँ, बिजनेस तो फिर बिजनेस के बाद तो अरे माँ। पहले दोनों बेटियों की शादी, फिर तेरा बिजनेस। माँ मैं भी वही बात कह रहा हूँ, आप लोग तो मुझे बस ये बता दीजिए कि आपके एजेंडे में मेरी शादी है कि नहीं। अरे हम लोग एक साथ अगले 5 साल का एजेंडा डिस्कस ही नहीं करते। तू बिजनेस में पहले एक मुकाम बना ले, फिर हम तेरी शादी करेंगे। माँ बिजनेस का शादी से क्या मतलब है? अच्छा हाँ तो ठीक है, अभी तय कर देते हैं। बता कौन लड़की किससे शादी करना चाहता है? अरे पापा, बता ना। आप भी ना बड़े। अरे बता ना। अरे बताओ भाई, बताओ। अरे कोई नहीं है भाई। अरे क्या हुआ? कोई नहीं है भाई। कोई लड़की नहीं जिसे तू पसंद करता है? सवाल ये नहीं है पापा कि मैं पसंद करूं, सवाल ये है कि मैं किसी को पसंद आऊं। तो मतलब कोई लड़की ही नहीं है जो तुझे पसंद करे? अरे तो भाई क्यों नहीं पसंद आ रहे हैं आप किसी को? पापा आजकल क्या है, लड़कियां बड़ी मनी माइंडेड हो गई हैं। वो लड़के की पर्सनालिटी पर नहीं जाती, उसकी कमाई पर जाती हैं। तो इसीलिए तो क्या? अरे इसीलिए पहले तेरा बिजनेस, यही तो तेरी माँ कह रही है। अरे अब तो तू हाँ। पहले ये तय कर कि बिजनेस कौन सा करेगा। बिल्कुल माँ मैं क्या सोचता हूँ कि एक बड़ा सा बिजनेस किया जाए, तो फिर मेरे लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, है ना? एक बड़ा सा शोरूम, और शोरूम भी कार का, है ना माँ? कितना अच्छा होगा। मैं क्या कहती हूँ कि तू एक बड़ी सी दुकान खरीद ले। हाँ। फिर उसमें खूब सारा सामान रखना। नहीं, मैं ये कहती हूँ हम लेंगे बुलेट का शोरूम। हाँ। और उस धीरे बहना, थोड़ा धीरे। मुबारक हो समरेंदु, मुबारक। तुम कहते हो कि बुकर प्राइज मुझे मिला है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये मुझे नहीं तुम्हें मिला है। कोई भी पुरस्कार सिर्फ लिखने से नहीं मिलता, बहुत कुछ करना पड़ता है इसके लिए, जो तुमने किया है मेरे यार। शुक्रिया मेरे दोस्त, शुक्रिया। तुमने तो मेरे दिल फेर दिए यार। लेकिन तुमने ऐसा क्यों लिखा कि तुम्हें भी खुशी हुई? तुम्हें तो मुझसे ज्यादा खुश होना चाहिए था, क्योंकि तुमने खुद को केवल एक राइटर नहीं, एक महान राइटर साबित किया है। जी करता है मैं तुम्हारे पास आकर मुबारकबाद। मैं आऊंगा समरेंदु, आऊंगा। तुम मुझे न भी बुलाओगे ना, तब भी आऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन तुम्हें बधाई देते हैं। मैं खुश बोलूंगा यही देखकर, समझूंगा बधाई देते वक्त तुम नहीं मैं। थोड़ी देर के लिए मैं ये मानूंगा कि ये मेरी किताबें हैं जिन्हें बुकर प्राइज मिला है। हाँ, मेरी किताबें हैं ये, मेरी किताबें हैं ये। Good evening, ladies and gentlemen. May I have
have your attention please? आज की इस पार्टी के हीरो कोई और नहीं बल्कि मशहूर बिजनेस टाइकून मिस्टर समरेंदु सान्याल खुद ही हैं। और आज की ये पार्टी ना तो किसी नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग पार्टी है और ना ही किसी नए प्रोडक्ट की, बल्कि आज की ये पार्टी मिस्टर समरेंदु सान्याल के एक ग्रेट राइटर साबित होने की खुशी में है। He is the winner of this year's most prestigious International Booker Prize. Let's give him a big round of applause. Now let me have the pleasure of inviting Mr. Sanyal to say a few words on this momentous occasion. So here we go, Mr. Sanyal. Thank you very much. Thank you very much. तो क्या है खास आज की पार्टी में? ये एक नया रस है, एक ऐसा रस जो बहुत मीठा है और मुझे डर है कि कहीं मुझे डायबिटीज ना हो जाए। देखिए, आपकी मुबारकबादें और आपकी शुभकामनाएं तो मुझे पहले भी मिलती रहती थी, जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता था या नई कंपनी लॉन्च करता, ये सब तो होता ही था। सेलिब्रिटी तो मैं पहले भी था, तो फिर क्या है खास आज? दोस्तों, इन किताबों के जरिए मैं मजलूमों के, मजदूरों के, गरीबों के दिल तक पहुंचा हूं। उनके दुख और दर्द को मैंने करीब से जाना है और मेरी किताबों की वजह से उनके इस दुख और दर्द को राहत मिली है। यही मेरी सफलता है। दिस इज माई सक्सेस, दिस इज माई विक्ट्री। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड एंजॉय द पार्टी। समरेंदु, you have done it. क्या प्राइज मिला है यार, क्या प्राइज! शाबाश मेरे दोस्त। थैंक यू वेरी मच वीरेश्वर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। किस वीरेश्वर की बात कर रहे हैं समरेंदु जी? आप यहाँ कोई वीरेश्वर नहीं है, अब तो बस आप ही आप हैं। बाय द वे, ये वीरेश्वर को जाना पहचाना सा नाम लग रहा है। कोई कैरेक्टर है आपके किसी नॉवेल में? नहीं। वीरेश्वर दरअसल मेरा एक दोस्त है जो दिन में चौथी सिगरेट पीता है। सिर्फ चौथी सिगरेट? और पहले की 3? सूंघ कर रख लेता है। You mean एक ही सिगरेट को 3 बार सूंघ कर रख लेते हैं और चौथी बार पीते हैं? जी। Very strange. वैसे आप यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए अंदर चलिए, पार्टी एंजॉय करते हैं। नहीं, अंदर जरा शोर है, मैं जरा इधर। अरे साहब, शोर तो आपने ही करा रखा है। बस एक बात बस मेरे समझ में नहीं आती कि आखिर आप अब तक लिखते क्यों नहीं थे? तो आप क्या समझती हैं? क्या मैंने किताब में रातों रात लिख दी? अरे कोई ने ऐसा नहीं कर सकता मिश्रा जी, कोई नहीं कर सकता। मैं तो हमेशा से लिखता था। अच्छा, हाँ। आप हमेशा से लिखते थे? हाँ, जब रात को घर में सब सो जाते थे तो मैं अपने कमरे में बैठकर लिखता रहता, और फिर उसके बाद मैंने कहा कि जो कुछ मैंने लिखा है क्यों ना इसे पब्लिश कराया जाए, तो आपके सामने है। तो क्या मैं ये समझूं कि आदमी अंदर सोचता कुछ है और बाहर करता कुछ और है? क्या मतलब? जहां तक मुझे मालूम है, एक बार आपकी फैक्ट्रीज में एक बहुत लंबी हड़ताल चली थी बोनस के लिए, और फिर आपने ना जाने कितने वर्कर्स को नौकरी से निकाल दिया था, जबकि अपने नॉवेल्स में तो आप वर्कर्स की हिमायत कर रहे हैं। देखिए मिस पंजीत, दुनिया होती ऐसी है, जिंदगी ऐसी होती है। आदमी चाहकर भी वो सब नहीं कर पाता वो जो करना चाहता है। उन दोनों हमारी फैक्ट्रीज बहुत घाटे में चल रही थी और हम वर्कर्स को बोनस नहीं दे सकते। आप चाहें तो हमारी बैलेंस शीट चेक कर लीजिए। This is good one. बैलेंस शीट्स कैसे बनाई जाती वो हम सबको पता है मिस्टर सन। तो फिर बताइए आप, आपके शक को दूर करने के लिए मैं क्या करूं? कुछ नहीं, हमारा तो काम ही है शक करना। आपका काम है सफाई पे सफाई देते रहना। क्यों, कैसा लगा? क्या क्या कैसा लगा? अरे चलिए छोड़िए, चलिए आप तो यहाँ क्यों खड़े हैं? अरे आप तो आइए, ये आपकी पार्टी है, लेट्स एंजॉय द पार्टी। आइए। हेलो।
कितने सारे दोस्त आए हुए, सारे बिजनेसमैन, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन सब ये क्या बातें कर रहे हैं? मेरी किताबों के बारे में या अपने बिजनेस के बारे में? और ये हंसे क्यों? नहीं नहीं, मुझ पर नहीं। अरे ये मेरी किताबें हैं, मैंने लिखी हैं ना। और ये मंजीत मुझे वाकई टीज करती है या शक करती है? लेकिन ये गई कहां? अरे ये तो इधर ही आ रही, और इसके साथ कौन है? वीरेश्वर। ये यहां क्या कर रहा है? अब मैं क्या करूं? क्या करूं? समरेंदु जी, Yeah? look who is here. वीरेश्वर, your friend. आपने याद किया और हाजिर। अरे वाह वीरेश्वर, क्या बात है, जरूर अच्छा किया तुम आ गए। मिस मंजीत, क्या आप उन पुराने दोस्तों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देंगे? जी हाँ, why not? भला पुराने दोस्तों में नए दोस्त का क्या काम? दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। Enjoy the party. थैंक यू। Cheers. Cheers. शैंपेन। मेरा वादा था ना। बहुत बड़ी पार्टी है। अरे प्राइज मनी भी तो बहुत बड़ा है। तुम्हें चेक तो मिल गया? हाँ, शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या बात, ये तो तुम्हारा ही पैसा है। वीरेश्वर, मैंने तुम्हें जानबूझकर यहाँ नहीं बुलाया, क्योंकि मुझे खतरा था कि तुम्हारे यहाँ रहने से मैं कुछ जरा एम्बेरस फील करूँ। फिर भी तुम आ गए। सॉरी यार, माफ कर दे। नहीं नहीं, आगे अच्छा किया, कुछ कमी तो मुझे भी लग रही थी। अच्छा, किस बात की? अरे तुम नहीं आते तो ये शैंपेन पिलाने का वादा कैसे पूरा करता? देखा वीरेश्वर, इस पार्टी में शहर के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और सारे बिजनेसमैन आए हुए, लेकिन इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मुझे कौन सा प्राइज मिला है, कितना मिला है और क्यों मिला। ये सब अपने बिजनेस की बातें करने में मशहूर है, और मैं भी नहीं चाहता कि मेरी किताबों के बारे में बात करें। हाँ, दूर दूर से कुछ राइटर्स और क्रिटिक जरूर आए हैं, उनसे जरूर खतरा है, इसलिए जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हारे साथ बात करता हूँ। बैठो बैठो बैठो। और घर में सब कैसे हैं? सब बढ़िया। वीरेश्वर, हम दोनों के बीच में जो सौदा था ना, उसमें तुम्हारे परिवार को लेकर ही मेरा सरोकार था। देखा, मान गए। सब बेकार है अगर बुद्धि नहीं है। सॉरी, मेरा मतलब लिखने वाली बुद्धि नहीं, वो तो तुम्हारे पास है, बेचने वाली बुद्धि। ये जो महिला तुम्हें यहाँ लेकर आई थी, इसे जानते हो? नहीं। इसका नाम मंजीत कौर। अच्छी है लेकिन बहुत खतरनाक है। तुम्हारी इससे कोई बातचीत तो नहीं हुई? नहीं, मैं आ ही रहा था कि वो रास्ते में मिल गई, और उसने मुझे बड़े गौर से देखा। गौर से देखा? जैसे वो जानना चाह रही हो कि मैं कौन। फिर क्या हुआ? उसने, मैं उससे पूछने ही वाला था कि समरेंदु कहाँ, इतने में उसी ने मुझसे पूछ लिया। क्या पूछ लिया? चौथी सिगरेट। मैं तो बड़ा हैरान रह गया, ये तो मेरे और तुम्हारे बीच की बात थी। चालाक औरत है। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी। यार वीरेश्वर, आई एम सॉरी, तुम्हें यहाँ से जाना। लेकिन क्यों यार, मुझे कहीं किसी कोने में बिठा दो, किसी से मिलवाने की जरूरत अरे नहीं है। मिलवाने का तो सवाल ही नहीं होता, यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं, और नहीं जानते तो सिर्फ तुम्हें। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम तो इतने मशहूर कॉलमिस्ट हो, तुम्हें पहचानता क्यों नहीं है? वो इसलिए मेरे भाई, क्योंकि मैं बांग्ला में लिखता हूँ, कोई अंग्रेजी ना नहीं हूँ। या दैट्स करेक्ट एंड इट्स गुड आल्सो। लेकिन तुम यहाँ रुके क्यों रहे हो भाई? अरे यार, सिर्फ इस वजह से कि मैं जानना चाहता हूँ कि लोग मेरी पुस्तक के बारे में क्या कहते हैं। एक से एक, छोटी से छोटी, अच्छी बुरी, सब बात जानना चाहता हूँ मैं। सॉरी यार, उसे मैंने मेरी पुस्तक कह दिया, वो तो तुम्हारी पुस्तक है। वीरेश्वर, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे खतरा है यार। मैं यार कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ यार। लेकिन मैं रुकना चाहता हूँ यार। वीरेश्वर, बेवकूफी मत करो, जाओ यहाँ से।
समरेंदु जी, हाँ? आपकी चौथी सिगरेट कहाँ है? वही पार्टी में होगी। नहीं, वहाँ अंदर तो नहीं है। अरे तो चला गया होगा, आपको इतनी फिक्र क्यों है इससे? आप तो पार्टी एंजॉय कीजिए मैम। अरे साहब, पार्टी का हीरो जब खुद यमन हो जाने के ख्यालों में डूबा है, जब उसी को अपने मेहमानों की फिक्र नहीं है तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बस तो फिर चलिए। कम 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 कम। Let's dance. अच्छा खेल है। मैं उस चीज को एंजॉय कर रहा था जो मेरी है ही नहीं, और जिसकी है उसे मैंने निकाल दिया। क्या दुनिया है, बोले कोई और खाए कोई और। किस्मत या छल, क्या है ये? किस्मत मान सकता हूं, और छल नहीं। मैंने कोई छल नहीं किया उसके साथ, जो कहा वो किया, तो इसमें छल कैसा? नहीं, कोई छल नहीं किया मैंने उसके साथ। एक एक पैसा दिया है उसको। आज मैंने तुमको मार दिया, तुम कुछ नहीं हो मेरे आगे। मेरा नाम, मेरी शोहरत तुम्हारे नाम और तुम्हारी शोहरत से मीलों आगे जा चुकी है। तुम कल भी चौथी सिगरेट, आज भी चौथी सिगरेट ही हो, और कल भी यही रहोगे, चौथी सिगरेट। जल्दी आ गए। हाँ वो समरेंदु जी ने रोका नहीं तुम्हें? हाँ? अरे रोक रहा था, बहुत रोका उसने, लेकिन मैंने कह दिया मैं बहुत व्यस्त आदमी हूँ, बहुत सारा काम करना है मुझे, मैं नहीं रुक सकता। क्या हुआ वहाँ? कहाँ क्या हुआ?
और अरे हाँ, और होने को तो बहुत कुछ हुआ शारदा, जानती हो। अरे कितना बड़ा जलसा था मालूम है, एक से एक कितने सारे लोग आए हुए थे, सब बड़े बड़े मतलब बिजनेसमैन, पत्रकार और संपादक, सब एक से, और सब अंग्रेजी था, एक से इतने सारे लोग आए हुए थे वहां पर। हाँ, किसी बात से तुम्हारा मन दुखा क्या? बोलो, बोलो ना। शारदा, समरेन तो मुझे देखते ही बोला कुछ नहीं, पर मुझे लगता है मेरा आना उसे अच्छा नहीं लगा। मैं उसके साथ अपनी खुशियां बांटना चाहता था शारदा। माना कि किताबें उसके नाम से छपी, लेकिन उन्हें लिखा तो मैंने ही है ना। कम से कम तारीफ के दो बोल तो बोल ही सकता था। तुमने नहीं लिखी वो किताबें। ऐसा नहीं होता शारदा। मैंने जन्म दिया है उन रचनाओं को, पीड़ा मैंने झेली है उनके लिए। मैं लेखक हूं उन किताबों का। जानती हो, हम दोनों अकेले में थे, फिर भी उसने एक बार भी नहीं कहा कि तुमने अच्छा लिखा। तुमने नहीं लिखी वो किताबें, मैं बार बार कह रही हूँ। समरेंदु की किताबें हैं, तुमने बेच दिए उन्हें, जिसके बदले में तुम्हें रुपए मिले हैं, लाखों रुपए मिले हैं, जिससे तुम अपना घर बनाओगे, बेटियों की शादी करोगे, बेटे का बिजनेस सेटल करोगे। यही सौदा किया है तुमने, यही सौदा किया है ना? हाँ, यही सौदा किया है। बेटे का बिजनेस सेटल करना, बेटियों की शादी करना, बहुत सारा काम करना है मुझे, बहुत सारा काम। शारदा, अब हमारे पास बहुत पैसा आ गया शारदा। अब देखना, मैं अपने आप को एक सफल बाप साबित करके रहूंगा, देखना। और तुम देखना शारदा, सोसाइटी में लोग पीठ पीछे मेरी हंसी नहीं उड़ा पाएंगे। हाँ, अब देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा शारदा, सब ठीक हो। चलो खाना खा लो। तुम्हारी नहीं तो क्या मेरी है? तुम्हारी भी नहीं तो फिर किसकी है? मेरी भी नहीं। फिर ये है हमारे नए घर की कुंडली। हमारे नए घर का नक्शा, 4 बेडरूम का मकान। हाँ, ये देखो, ये रहा पापा मम्मी का कमरा। अरे वाह, और बेडरूम। हाँ, और हाँ बेडरूम। आदत और ये रहा मेरा और तुम्हारी भाभी का बेडरूम। हाँ, और ये रहा तुम्हारे दोनों का बेडरूम। हम दोनों का एक बेडरूम? हाँ। क्यों भाई? अरे भाई, तुम दोनों की शादी हो जाएगी। नहीं, अलग अलग चाहिए। चलो दिया है, ये लो, ये तुम्हारा और ये तुम्हारा। हाँ, ठीक है। आओ चलो घर बनाते। चलो जल्दी से। चलो। ये कहाँ? ये रही खिड़कियाँ। ये रही खिड़की। हाँ, ये रही खिड़की। और ये रहा हमारा बड़ा सा दरवाजा। और ये रहा हमारा लॉन। अरे ये वाला लॉन। और लॉन में रखी हुई है ये कुर्सी। कहाँ है कुर्सी? ये पापा की कुर्सी। इस पे पापा बैठ के पढ़ेंगे अखबार और माँ लेके आएंगी चाय। तो बुलाए माँ को। चलो। माँ।
वीरेश्वर। अरे अरे समरेंदु क्या बात है भाई, आओ आओ आओ, वेलकम, आओ बैठो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम्हारे क्या हाल है? बहुत अच्छे, तुम देख ही रहे हो। अच्छा, हाँ ये तुम्हारा एक और चेक। हाँ हाँ, लो। अरे हाँ भाई, लूंगा ही, छोड़ूंगा थोड़ी। तुमसे सौदा जो किया है। हाँ, सौदा किया है। अच्छा ये बताओ, मेरे नया घर ढूंढने में तुम्हें परेशानी तो नहीं हुई? अरे नहीं, अच्छी सोसाइटीज में घर लेने का यही तो फायदा है। बहुत खुशी हुई तुम्हारे घर पे। और बताओ, क्या हाल है बेटे के? बहुत बढ़िया, उसने मोटर बाइक्स की डीलरशिप ले ली है। अरे वाह, ग्रेट। और बेटिया? दोनों की शादी हो गई, दोनों अपने अपने घर पे। बस बधाई हो भाई, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। मुझे नहीं बुलाया शादी? सौदे में ये बात तय नहीं थी। हाँ, सौदे में ये बात तय नहीं। वीरेश्वर, तुम्हें पछतावा है? पछतावा किस बात का? यही हमारे सौदे को लेकर। अरे नहीं यार, क्या बात करते हो समरेंदु, पछतावा क्यों होगा भाई? अरे ये सब जो कुछ तुम देख रहे हो, ये सब उस सौदे की वजह से ही तो है मेरे भाई। इसका अगर वो सौदा नहीं होता तो ये सब कुछ हो पाता क्या? इसका मतलब तुम खुश हो? हाँ, ऐसा लगता है कि मैं खुश हूं। ऐसा लगता है? मतलब तुम महसूस नहीं कर पा रहे हो कि तुम खुश हो या नहीं? ऐसा क्या हुआ कि खुशी पाने के बाद भी तुम उस खुशी को महसूस नहीं कर पा रहे हो वीरेश्वर? यही तो नहीं समझ पा रहा हूं यार समरेंदु, कि ऐसा क्यों? मैं खुश हूं कि मेरा पूरा परिवार खुश है, सिर्फ अपने लिए नहीं। वीरेश्वर, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, खुलकर कहो अपनी कहानी। जिस तरह हम पहली बार मिले थे और तुमने अपनी व्यथा सुनाई थी, अपनी पूरी कहानी सुनाई थी, उसी तरह तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता। अब तुम्हें कैसा लगता है इस सौदे के बारे में? देखो समरेंदु, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन अरे छोड़ो ना यार, मैं खुश हूं बस। नहीं वीरेश्वर, तुम खुश नहीं हो, और मैं जानता हूं क्यों नहीं, लेकिन मैं सुनना चाहता हूं तुम्हारे मुंह से। मुझे नीचा दिखाने के लिए? तुम्हें मुझसे नफरत? नफरत? अरे नहीं यार, क्या बात करते हो? मुझे तुमसे नफरत क्यों होगी? तुमने क्या बिगाड़ा मेरा? यार, उस दिन मैं डर गया, इसीलिए मैं तुमसे जाने के लिए कह दिया। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई बात नहीं यार, उस बात का तो मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक किया था, गलती मेरी थी यार, मुझे उस पार्टी में जाना ही नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया यार। दरअसल मैं जानना चाहता था कि वो कौन कौन लोग हैं जिनके हाथों तक मेरी किताबें पहुंच रही हैं। वो कौन लोग हैं जो मेरी पुस्तकों पर चर्चा कर रहे हैं। सच बताऊं समरेंदु, मैं महसूस करना चाहता था कि अपनी रचना पर पुरस्कार मिलने का सुख क्या होता है। काश मैं अपने आप को रोक पाता है। एक बात बताऊं समरेंदु, पता नहीं क्यों यार, लेकिन मैं अभी तक ये स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं कि वो किताबें मैंने नहीं तुमने लिखी। स्वीकार ही नहीं कर पा रहा यार। केवल तुम ही नहीं वीरेश्वर, मैं भी ये स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं कि वो किताबें तुमने नहीं, मैंने लिखी। यार, जब भी कोई उन किताबों की तारीफ करता है तो मुझे लगता है कि मैं चोर, जो चीज़ मेरी नहीं है उसे अपनी बनाकर नुमाइश कर रहा हूं। अरे मैं चाहता तो तुम्हारी किताबें तुम्हारे ही नाम से छपवाकर तुम्हारी मदद कर सकता, लेकिन जिस मोह के कारण मैंने तुमसे तुम्हारी मदद न करके तुम्हारे साथ सौदा किया, उस मोह को हासिल करने के बाद भी यार मैं उस खुशी को हासिल नहीं कर पाया। हो सकता है कि बहुत से लोगों की नज़र में मैं बहुत बड़ा राइटर बन गया, लेकिन मैं तो जानता हूं ना कि ये किताबें मैंने नहीं लिखी। ऊपर से ये एहसास कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया, मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा है। अपने आप से नजरें चुराता हूं, रात को नींद नहीं आती। क्या करूं? आईने तक को फेस नहीं कर पा रहा हूं यार, आईने तक को फेस नहीं कर पा रहा।
तुम ऐसा भी महसूस कर सकते हो? मैं भी इंसान हूँ वीरेश्वर। सॉरी यार, जल्दबाजी में कह गया। नहीं, कोई बात नहीं। धीरे धीरे ऐसा सुनने की आदत होती जा रही है और होनी भी चाहिए। समरेंदु, तुम्हारी पीड़ा तो मुझे मेरी पीड़ा से भी बड़ी नजर आ रही है यार। नहीं वीरेश्वर, मेरी पीड़ा तुम्हारी पीड़ा से बड़ी हो ही नहीं सकती। भला एक चोर की क्या पीड़ा होगी यार। तुमसे एक बात कहने आया यार, जिस काम को करके हमें कोई खुशी नहीं बल्कि दिल पर बोझ लगा हो, क्यों ना उससे छुटकारा पाए। मतलब? चलो यार, ये सौदा तोड़ देते हैं। मैं तुमसे नहीं नहीं, ऐसा मत कहो यार समरेंदु, ऐसा मत बोलो। अब मैं फिर से असफल बाप नहीं कहलाना चाहता हूं यार। तुम कहोगे तो जिंदगी भर तुम्हारे लिए साहित्य लिखता रहूंगा, लेकिन अब वो पहले वाली यातना है, मैं फिर से नहीं सह सकता हूं यार। नहीं वीरेश्वर, मैं तुमसे वापस कुछ भी नहीं लूंगा। जो तुम्हारा है वो तुम्हें देना चाहता हूं। मतलब? यार ये झूठ बहुत बड़ा बोझ बन गया है मेरे लिए। मैं व्यापारी हूं, कई अनाप शनाप काम करता हूं, नेताओं और अफसरों को रिश्वत देता हूं, टैक्स की चोरी करता हूं, लेकिन ये सब करके मैं अपने आप को इतना गिरा हुआ महसूस नहीं करता। अरे छोटे मोटे आडंबर तो मैं पहले भी ओढ़ता था, लेकिन इतना बड़ा झूठ अब नहीं हो सकता। जैसे जैसे तुम्हारे किताबों की ख्याति बढ़ती जा रही है, उसे एक से एक पुरस्कार मिलते जा रहे हैं, मैं जमीन के अंदर और गहरे करता जा रहा हूं। एक पल को भी एहसास नहीं कर पा रहा हूं कि ये किताबें मैंने लिखी, इनका राइटर मैं हूं। इसलिए वीरेश्वर, मैंने निश्चय किया, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पूरी दुनिया को ये बता दूंगा कि किताबें मैंने नहीं लिखी, इनका लेखक मैं नहीं बल्कि वीरेश्वर। और इसके लिए जितनी भी बड़ी से बड़ी सजा है मैं भोगने के लिए तैयार हूं। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें तुम्हारी खुशी वापस मिल जाएगी, और या मेरे दिल से मेरा बोझ उतर जाए। तुम्हें तुम्हारा नाम मिल जाएगा वीरेश्वर, तुम्हें तुम्हारा नाम मिल जाएगा। हाँ, मुझे मेरा नाम मिल जाएगा, मुझे मेरी खुशी भी मिल सकती है। हाँ वीरेश्वर। लेकिन तुम ऐसा करोगे नहीं समरेंदु। क्यों? तुम ऐसा करोगे नहीं क्योंकि गुनाह अकेले तुमने नहीं किया, मैं भी बराबर का शरीक हूं इस गुनाह में। वीरेश्वर, मैं सारा गुनाह अपने सर पर ले लूं। नहीं समरेंदु, ऐसा करना तो और भी खतरनाक होगा। खतरनाक? किसके लिए? तुम्हारे लिए, मेरे लिए? सबके लिए। साहित्यकारों की जमात में बैठे हुए हर एक साहित्यकार के लिए, साहित्य को पढ़ने वाले हर एक पाठक के लिए, बल्कि अभी तक लिखे गए समूचे साहित्य के लिए। अगर हम में से किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश भी की ना समरेंदु, तो सिर्फ तुम और मैं ही नहीं, अभी तक का लिखा हुआ समूचा साहित्य कटघरे में खड़ा हो जाएगा। अब कुछ नहीं हो सकता है समरेंदु, कुछ नहीं हो सकता। हम दोनों ही अभिशप्त हैं, अर्थ और अनर्थ की इस त्रासदी को झेलने के लिए। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि मैं जीत कर भी हार गया। सच्चाई तो यह है कि मैं भी हारा ही हूं। फिर जीता कौन? तुम्हारी चौथी सिगरेट तो नहीं है ना? तो ये थी राजीव वर्मा द्वारा निर्देशित चौथी सिगरेट, जिसका आप सभी ने आनंद लिया। मैं सारे
कलाकारों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। करतल ध्वनियाँ आपकी जारी रहें उनके सम्मान में। दर्शक कृपा से मैं बड़े सम्मान से डॉक्टर बी भारती को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा। डॉक्टर बी भारती कुल सचिव रजिस्ट्रार राज्य विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हैं और बरकतुल्ला विश्वविद्यालय सहित 9 मध्य प्रदेश के 9 विश्वविद्यालयों में इन्होंने सेवाएं दी हैं। एक लेखक हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा कि आज के निर्देशक का वे स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़ा मैंने विशेष अनुरोध किया था राजीव जी से कि हमारे समारोह में चौथी सिगरेट का ही मंचन हो, तो आशीर्वाद स्वरूप हमें यह प्रस्तुति मिली है। मैं उनका आभारी हूँ और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अब मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आज के जो कलाकार हैं उनका आपके समक्ष परिचय कराएं। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। इतनी बारिश के बावजूद आप सब लोग यहाँ आए, ये मेरा सौभाग्य है। दरअसल जब आपने बात की कि मुझे चौथी सिगरेट ही चाहिए थी, उस वक्त ज़रा कुछ मजबूरियाँ ऐसी थी, यानी हमारे मेन कास्ट में जो लोग इसमें किरदार कर रहे थे वो सब उपलब्ध नहीं थे। और यहाँ तक कि जो मैंने किरदार किया है एक व्यापारी का, बिजनेसमैन का, वो राजीव श्रीवास्तव करते थे, परंतु उनकी एक तो ट्रांसफ़र हो गया जबलपुर और दूसरा उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। वे भी आ जाना चाहते थे लेकिन आ नहीं पाए, तो सारी किरदार हमारे बदलने पड़े, सिवाय मेरी भाभी जी के और प्रवीण के। प्रवीण भी गए हुए थे अपने अमेरिका अपने बच्चे के पास, बड़ी मुश्किलों से वापस बुलाया। एनीवे, तो रिहर्सल हम लोगों को बहुत करनी पड़ी, बिकॉज सारी कास्ट नहीं थी, बच्चियां भी नहीं हैं। ये महुआ जी भी इन्होंने बड़ी मेहरबानी की हमें। ये मैं आपको अपनी कास्ट से मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सबसे पहले महुआ जी, महुआ चटर्जी, बहुत अच्छा, जिन्होंने मनजीत कौर का किरदार निभाया है। और इस में जो रविंद्रनाथ टैगोर का जो गीत गाया है, जिस हमारे मॉरिस का है, हाँ आगे, ये बहुत बदमाश है, ये गायब हो जाते हैं। इनका संगीत निर्देशन है, उनके संगीत निर्देशन में इन्होंने ये गान किया है। और इनकी ये हमारी भाभी जी हैं रीता वर्मा। सुनील सक्सेना हमारे साथ बहुत पुराने, मेरा ख्याल में 40 साल से जुड़े हुए हैं। बीच में ये गायब हो गए थे, पता नहीं कहाँ हिंदुस्तान में घूमते रहे, अभी रिटायर होकर पकड़ में आए हैं। कमल जैन से आप सब लोग परिचित होंगे, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित, और कितने उनको पुरस्कार मिले हैं। ये कभी कभी हमें अपना वक्त देते हैं, हम इनके बहुत आभारी। इन्होंने अपना प्रकाश संयोजन, उसकी डिजाइन जो थी वो कमल जी की है। ये है हमारी चुलबुली मुस्कान दुबे। और ये है हमारी बड़ी बेटी ज्योति पांडे। मुस्कान जो है उत्तराखंड से है और ज्योति जो है यूपी से, मध्य प्रदेश मैयर से है, जो अभी नया जिला बनाया आपने। हाँ, नया जिला बनाया। ऑफ कोर्स वीरेश्वर मोबाइल।
सनी सेन ये म्यूजिक ऑपरेट कर रहे थे और रिहर्सल में पूरी इन्होंने साथ दिया है। और ऑफ कोर्स यू नो मॉरिस दिनेश नायर बड़ी मुश्किलों से पकड़ना ये लेकिन हरफन मौला है, ये खुद डायरेक्टर भी है, राइटर हैं। इनके कई नाटक आपने देखे होंगे, एमपीसी ने भी किए और वैसे भी किए। और इसके अलावा ये इनका ग्रुप भी है खुद अपना, उसकी भी रिहर्सल चलती रहती है। और सेट डिजाइनर है, लाइट डिजाइनर है, क्या नहीं है, एक्टर तो खैर बहुत अच्छे हैं। अभिषेक ठाकुर ये बैक स्टेज संभालते हैं, ये बड़ी मुश्किलों से भी पकड़ में आते हैं क्योंकि ये दिनेश के साथ में काम करते हैं ज़्यादातर, लेकिन बहुत अच्छे एक्टर हैं। हमारा अगला जो कॉमेडी नाटक है उसमें एक बहुत अहम किरदार करने वाला रविकांत पटेल, ये हमारे बैकबोन है। ये प्रोडक्शन पूरा प्रोडक्शन यही संभालते हैं, सारा संभालते हैं, उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, सारा काम इन्हीं के जिम्मे है। अभी देखिए जैसे ही ये खत्म होगा इसके बाद ये लग जाएंगे, ये और अभिषेक दोनों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज एक अशोक जी आज हमारे दर्शकों में मौजूद हैं, मेरे अभिन्न मित्र, और कल आप इनका नाटक देखेंगे। आइए ना अशोक जी। बहुत अच्छे एक्टर हैं, बॉलीवुड के भी एक्टर हैं, थिएटर के बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, हमारे बहुत पुराने साथी हैं। इनका आना जो है बहुत सुखद है और मेरे लिए एक इट्स अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि, नमस्कार।